देखिए, मंच का संचालन हम माननीय श्री अजात शत्रु जी को सौंप रहे हैं और अब वे पूरा हमें आनंद उत्साह के साथ में ये यात्रा कराएंगे। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को लेते हुए हमें अपनी कविताओं से आनंद मुक्त करेंगे। श्रीमान अजात शत्रु जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हम कवियों के लिए थोड़ा बहुत बचा हुआ समय बचा के रखा। और मैं इसलिए भी इस पूरी आयोजन समिति का आभार ज्ञापित करता हूं कि जितना भी समय है, समय कम है और ये बताने का समय भी नहीं है कि समय कम है। हम कोशिश करेंगे टाइमिंग पे अपनी पारी खेलें, पर एक सलाह देना चाहूँगा आप सबके मन की बात करते हुए। मन की बात सिर्फ मोदी जी ही नहीं करते हैं, कवि भी करते हैं। और ये सलाह ये देना चाहूँगा कि अगले वर्ष से जब आप ये आयोजन करें तो एक दिन तो सम्मान समारोह कर लें और एक दिन कवि सम्मेलन कर लें। मेरी बात आप तक पहुंच गई, इसलिए मैं आपका साधुवाद। आप सबको महावीर के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, भाईचारा बना रहे, ऐसी हम कवियों के कंठ पे सरस्वती होती वो आप तक पहुंच रही है। माताएं बहनें मैं देख रहा हूँ, एक ही साड़ी में इतनी सारी माताएं बहनें पहली बार देख रहा हूँ मैं। नारी शक्ति, मुझे लगता है एक ही थान से फड़वाया गया सामान है सारा। बहुत अच्छे, सूरत से आया है। नारी शक्ति है, पुरुष सहन शक्ति। हाय रे सबला पुरुष तेरी यही कहानी, मुंह पे है मूंछ और आंखों में पानी। और सुनो अहमदाबाद वालों, गुस्सा आना मर्द की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी है। तो ये जो कवि आज महावीर के इस जन्मोत्सव पे, महावीर जयंती पे आपके बीच में आए हैं, ये अपनी अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। अहमदाबाद कवि सम्मेलनों के लिए जाना जाता है। रिवर फ्रंट पे मैंने भी बड़े बड़े कवि सम्मेलन किए हैं, सरदार पटेल स्टेडियम में किए हैं। यहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ कभी मोदी जी बैठा करते थे, अमित शाह बैठा करते थे, और हम कवियों को सुनकर वो कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप भी हमको ढंग से सुनेंगे, अब जो आगे की सीट पे जो बैठे हुए हैं, उनके कईयों के दिल में गुदगुदी होने लग गई है। आपको प्रणाम करता हूँ। कवियों की परिचय तो कवियों का करवा दिया, लेकिन मैं मंच की तरफ से चाहूँगा कि ये जो कवि मुंह लटका के बैठा हुआ है, ये बहुत हंसाने का बादशाह कवि है, हास्य का हंसोड़ बादशाह है। आपके गुजरात की मिट्टी की खुशबू जिसने देश दुनिया में पहुंचाई है, पराग कंसारा नाम है इनका। एक बार आप पराग भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दें। पराग भाई ने स्माइल, वो हवाई, पता नहीं क्या हवा से है, आप तक पहुंचाई है। और ठीक उनके वामांग में इस देश का बहुत प्यारा कवि, जिनके बारे में अगर मैं आपको कहूँगा कि मैं जानी बैरागी के लिए कुछ बताना चाहता हूँ तो अहमदाबाद वाले कहेंगे रहने दो, हम जानते हैं। जानी भाई को कई बार सुन चुके हैं। एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां जानी बैरागी तक। एक तो आज ये टीम बड़ी अच्छी है, रतन पाटनी जी बड़ी मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं वो कि कवियों को, अच्छे कवियों को बुलाना है और सस्ते में कैसे बुलाना है, तो आप रतन भाई से संपर्क कर लो। प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में करवा लेते हैं। वो सिर्फ रतन भाई कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इधर उधर, ये जो पांडुलिपियाँ भटक रही है, इनके प्रकाशक कहीं हो तो इनको समेट लें। ये देश का भविष्य है, लेकिन कवियों का वर्तमान बिगाड़ सकता है। बच्चे बड़े अच्छे हैं। आइए, मैं एक क्रम में हूँ। देखिए पीछे एक ऐसा प्यारा नाम, अभी वो लंदन से और कई सारे देशों से आए हैं। जब से ये कोरोना खत्म हुआ है, तब से कवियों की भी और हम सब की भी दुनिया जो है वो गुलजार हुई है। हमने कभी सोचा नहीं था कि बिना मास्क के हम सब इतनी गैदरिंग, इतनी भीड़, इतनी महफिलें फिर से लगने लगेगी। एक बार अपनी उस जिंदगी के लिए, जो जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है कोरोना के बाद में, ये पहला ऐसा आयोजन है कि जिसके लिए कहा गया, आज मुझे कई लोगों ने कहा कि अहमदाबाद में वर्षों के बाद में ऐसी रथ यात्रा निकली है, ऐसा रथ आया है वहाँ से। तो मैं दिलीप भाई और पूरा परिवार और जिन लोगों ने जतन किया है, उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि एक बार आपकी तालियां मिले, जोरदार तालियां आप बजाएं उनके लिए।
जिन्होंने महावीर जन्म कल्याणक को सार्थक कर दिया है। मैं नाम ले रहा था गौरव शर्मा का, जो लाफ्टर चैंपियन रहे, देश दुनिया तक गए, लेकिन वो कवि सम्मेलन के एक अच्छे कवि हैं, टाइमिंग के कवि हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां गौरव शर्मा, मुंबई से मारवाड़ी कवि। और एक इस मंच की एकमात्र कवियत्री अंकिता सिंह, यूँ तो बिहार से हैं, कई बार दिल्ली से हैं, वो जयपुर से होती हैं। आज उन्होंने कहा कि मैं तो अहमदाबाद की हूँ। तो अंकिता सिंह जिस शहर में जाती है उस शहर के राशन कार्ड में इसका नाम छप जाता है। तो अंकिता प्रेम मोहब्बत इश्क की कवियत्री हैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और जिस्म की बात नहीं थी उसके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ऐसी प्रेम की मनुहार की कवियत्री अंकिता सिंह हमारे बीच में। एक बार आप जोरदार तालियां अंकिता तक पहुंचाएं। अब कवियत्री पे ताली कम क्यों हो गई, इसका मैंने समझा कि आप स्क्रीन पे सिर्फ देखने में तल्लीन हो गए। तो ये जो स्क्रीन लगी हुई है जहां आप चेहरा देखते हैं, अगर इसको आप बंद करवा दें और यहाँ आयोजक प्रायोजक जिन्होंने फंड डोनेट किया है भामाशाह, उनके एड चलते रहें। लेकिन अगर कवि सम्मेलन को देखना तो डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ होना चाहिए, ताकि आपकी निगाहें हमारी निगाहों से टकराएगी। बात होती है तो कोई बात होती है, वरना बेबात कोई बात नहीं होती। और यकीन मानिए ये सारे कवि आपको हंसाने आए हैं, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी काफ़ी है। धीरे धीरे बात आप तक पहुंचेगी। ओशो एक बात बड़ी अच्छी कह के गए थे, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। और तालियां आप तय करेगी कि आप क्या सुनना चाहते हैं। हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। तो आज हम महावीर के चरणों में हैं। महावीर का आशीष हमको मिला है। चीन के पास अगर श्रम की शक्ति है, अगर अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, अगर जापान के पास तकनीक की शक्ति है, अगर इंग्लैंड के पास अतीत की शक्ति है, तो दोस्तों हिंदुस्तान वो देश है जिसके पास भगवान महावीर के अहिंसा की शक्ति है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। ऐसे समय में जब यूक्रेन पर रशिया बम बरसा रहा हो, ऐसे वक्त में हम महावीर से अनुरोध करेंगे कि पूरे विश्व में अहिंसा की एक पताका फेरे, जो हिंदुस्तान से पूरी दुनिया तक पहुंचे। यही महावीर का संदेश है, यही जैन धर्म का संदेश है। 4 पंक्तियों से मैं इस कवि सम्मेलन का सिंह द्वार खोलता हूं। जो सुचिता को धारण करता है महावीर कहलाता है। जो सुचिता को धारण करता है। 4 धर्मावलंबियों ने, 4 समूहों ने मिलकर इस कवि सम्मेलन को किया। पहली बार सब लोग एक जाजम पर बैठे हैं, ये कितनी बड़ी सुखद बात है। यहाँ पे जो सुचिता को धारण करता है महावीर कहलाता है, जो नियमों का पालन करता है महावीर कहलाता है। संसार विजय कर लेने से कोई भी वीर नहीं होता। अब उठे आपकी तालियां। संसार विजय कर लेने से कोई भी वीर नहीं होता, मन के कषाय से जो लड़ता है महावीर कहलाता है। ये साधना, ये उत्सव और हमारा सबसे बड़ा दिन, हमने अपने घर का, मैंने उदयपुर की महावीर जयंती छोड़ के मैं अहमदाबाद आया हूं। ये कवि अपने अपने शहरों की महावीर जयंती की रथ यात्राएं छोड़ करके आपकी रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग हैं, एक बार अपने दोनों हाथ हवा में उठा लें, दोनों हाथ हवा में उठा लें और एक बार आशीर्वाद की जोरदार तालियां दे करके इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कीजिए। मैं सबसे पहले मां शारदे की वंदना के लिए, मां सरस्वती के स्तवन के लिए अंकिता सिंह को बुलाता हूं। अंकिता आए और मां शारदे की वंदना करें। अंकिता, और एक बार आप तालियों से अंकिता सिंह का अभिवादन कीजिए। मां सरस्वती को प्रणाम करती हूं, आप सबको प्रणाम करती हूं। मां सरस्वती की वंदना का आदेश हुआ है, तो थोड़ी देर आप सबका मन चाहती हूँ, आप सबका चित्त चाहती हूँ, आपका ध्यान चाहती हूँ। माँ को आवाज़ लगाती हूँ और ये सुनिएगा कि उन्हें कहाँ विराजने के लिए मैं कह रही हूँ। सुनिएगा। छंद में हूँ बांध देती आज अपने भाव को, शारदे माँ तार दे तू भक्त की इस नाव को। दे मुझे माँ शक्ति की मैं लिख सकूं हर सत्य को। दे ललक माँ सी
के हर तथ्य को इस धरा पर बढ़ रहा निर्बोधता का भार है। बेड़ियों में है बंधा और रो रहा संसार है। ज्ञान दामा कर कृपा और ज्ञान का शीश दे। श्रीपदा देवी सभी को बुद्धि विद्या दान दे। भूल कर अपराध मेरे तू क्षमा का दान दे। फेर सिर पर हाथ मेरे तू अपरिमित ज्ञान दे। साथ है माँ तू अगर तो बुद्धि अंतर बोध है। साथ है माँ तू अगर तो बुद्धि अंतर बोध है। उर में मेरे आ बिराजो माँ यही अनुरोध है। माँ यही अनुरोध है। धन्यवाद। इतनी छोटी और इतनी श्रेष्ठ वंदना के लिए आपकी तालियां थोड़ी कमजोर थी, इन्हें थोड़ा बड़ा कर दीजिए। कवियत्रियां इतनी छोटी सरस्वती वंदनाएं नहीं लिखती है, लंबी लंबी होती है। अच्छा, कई बार तो इतनी लंबी होती है कि श्रोता जो है वो सो जाता है। मैं तो एक बार एक सरस्वती वंदना मैंने की तो मैंने 2 पंक्ति में काम निपटा दिया। मैंने कहा, हे माँ शारदे तू हमें प्यार दे। अहमदाबाद के महावीर जन्म कल्याणक में जो लोग कविता का आनंद उठाने आए हैं, इन सबको लाड़ दे, दुलार दे। और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में। आपने लिखी है कविता, तो आप भी कर लेते हो। अच्छा, नवरात्रि में तो यहाँ पे गुजरात में डांडिया वांडिया होता है, तब भी हम सरस्वती वंदना में 2 पंक्तियों में काम कर लें। हम कहेंगे, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली माँ, भ्रष्ट सारे नेताओं को खाजा शेरा वाली। 2 पंक्ति में काम हो सकता है। कई सारी चीजें हैं। ज्ञान की ज्यादा बात इसलिए नहीं कहूंगा। एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। ज्ञान तो ज्ञान, गालियां बदल गई। 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। एक बोला तेरी माँ राधे माँ, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम बापू। अच्छा, एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में। कौन कौन जानते हो बताओ जरा एक बार। अच्छा, समोसा खाया? चटनी का रंग कौन सा था? एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, बोले बाबा जी बहुत दुखी हूं। बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ किए? बोले नहीं की। बोले आज घर जाके कर लेना, कृपा वहीं अटकी हुई। जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने पराठा रखा, पहला कोर खाया, खाते ही कहने लगा, वाह क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, क्या लजीज पराठे हैं, जी करता है जिसने बनाए उसके हाथ चूम लूं। पत्नी ने खींच के 2 चांटे मारे। बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूं, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने 2 पराठे क्या भिजवा दिए। हे करने से काम नहीं करेगा। एक बार जरा तालियां बजा के बताओ कि मूड में आ गए हो। माताएं बहनें अच्छे से सुन रही है आनंद के साथ में। हर पत्नी सवेरे सवेरे उठ के अपने पति से एक ब्रह्म वाक्य कहती है, तुम में तो अक्कल नहीं है। और पति मुंडी हिला के कहता है, तू बिल्कुल सही कह रही है, मुझ में अक्कल होती तो तुझसे शादी करता। तो बात कहां से निकलती है, कहां चली जाती है। महावीर का म कहता है मन का संयम बना रहे। महावीर का ह कहता है हाथ दया से सना रहे। महावीर का वी कहता है वीतराग इंसान रहे। महावीर का र कहता है रस सागर रस खान रहे। 4 पंक्तियों से जो मैंने एक महावीर की वंदना लिखी, उसकी सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं महावीर की वंदना से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कर रहा हूं, सुनिए आप। हे महावीर तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय निश्चय हो। हे महावीर, हे महावीर, हे महावीर तेरी जय हो, हे महावीर तेरी। एक साथ,
हे महावीर तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय निश्चय हो। हिंसा की चौखट पर दुनिया, सुने यूक्रेन, सुने रसिया कि हिंदुस्तान क्या कह रहा है, हिंदुस्तान में अहमदाबाद से क्या बात निकल के आ रही है। हिंसा की चौखट पर दुनिया, दुनिया में अहिंसा की जय हो। है महावीर, है महावीर तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय निश्चय हो। हर गली गली हत्यारे हैं। जैन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि जैन धर्म सारे धर्मों को अंगीकार करता है। हर गली गली हत्यारे हैं, बम के आगे हम हारे हैं। फिर पनप रहा आतंकवाद, कह रहे मूर्ख जिसको जिहाद। एक चित्र मैंने बचपन में देखा था, वो चित्र आज भी मेरे आंखों के सामने है। तेरे युग में प्रेम दया के यो रिश्ते नाते हो, गाय शेरनी एक घाट पर पानी पी जाते हो। हे धर्म धीर तेरी, कोई भी हाथ खामोश न रहे। हे धर्म धीर तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय निश्चय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा धर्म था, मैं चाहता था कि एक बार मैं शुरुआत ऐसे पावन चरणों से करूं। प्रणाम करता हूं और पहला कवि आपको सौंपता हूं। टाइमिंग का आज हर कवि को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हर कवि टाइमिंग पे चलेगा तो हम अच्छी सी पारी खेल लेंगे और ये कवि सम्मेलन जानी बैरागी तक पहुंच पाएगा, मेरे प्यारे भाई तक। तो समय का ध्यान रखें। होशियार बहुत आदमी, इतना होशियार है, इतना होशियार है कि प्रैक्टिकल बहुत है। इतना प्रैक्टिकल है कि गोबर सूंघकर भैंस की उम्र बता देता है। और ऐसे मिट्टी पकड़ पहलवान का नाम है पराग कंसारा। मैं चाहूंगा पराग आए, बेहतर है एक बार जोरदार आप उसके लिए तालियां बजाएं। पराग कंसारा आए। एक मिनट, ગુજરાતી છું, ફોટો તો સારો આવો જ જોઈએ ને. આ લોકો પાડા જોવા વચ્ચે કેવું નડે છે, છતાં આ લોકો પાડ્યા જ કરે. એમને તો પૈસાથી મતલબ છે બધાને, ધંધો છે, બિઝનેસ છે. અને આ છે સાહેબે કીધું એમાં કંઈક કોણ છે પ્રોડક્શન મેનેજર. ધ્યાન રાખો પોતપોતાનું. સરસ મજાની વાત કરી એમણે, બહુ સરસ બધી મહાવીર. દેખો હું પહેલાં કહી દઉં તમને, હું ગુજરાતી છું, કવિ નથી. હું પણ લાફ્ટરનો આર્ટિસ્ટ જ છું અને મારું કામ હસાવવાનું છે. હા, હસાવવાનું કામ છે. અને હું પણ મારી વાઈફની પત્નીની જેમણે એમને કરી એમ હું બી મારી વાઈફની જ વાત કરું. જબરજસ્ત મારી વાઈફ, પ્યોર ગુજરાતી. હિન્દી ન આવડે, અંગ્રેજી ન આવડે તો બોલવાની કોશિશ કરે, પાછી તો પડે જ નહીં. હું ઘેર બાથરૂમમાં નાવા બેઠેલો, કોઈ ભાઈ આયા, બારણું ખખડાવ્યું, બારણું ખોલ્યું, સામેથી પહેલાં હિન્દીમાં પૂછ, પરાગભાઈ હે? અને મારી વાઈફ હરવાણી, આ તો હિન્દીવાળો. तो बाकी जोड़े जवाब आपे कि है वो नावता है अभी आवता है तुम आकणे बेहो बेहाड्या પછી તરત ચા પાણી પૂછ. આપણે ગુજરાતી બૈરા ચા પાણી તરત પૂછે નહીં તું કોણ છે પહેલા પૂછી લે. તુમ ચાય पियेंगे कॉफी पियेंगे तुम હું पियेंगे. પેલા ભાઈ કે ચાય ચલી ગઈ તો ચા લેવા ગઈ, ચા લઈ આવીને ભેગો નાસ્તો લઈ આવી વગર પૂછે. નાસ્તા બોલે પેલા હારેવડા સાબુદાણાના આવડું જ હોય, તેલમાં નાખો ને આવડું થાય. ત્રણ જ તળવા પડે, થાળી ભરાઈ જાય. માલ ઓછો વપરાય, દેખાય વધારે, અને ગમે એટલા ખાય સામેવાળાનું પેટ જ ના ભરાય. પેલા જિંદગીમાં પહેલી વાર હારેવડું જો ચકરી ગયો, આવડી મોટી વાંકી ચૂકી કઈ આઈટમ. એને તરત પૂછ્યું ભાભી એ ક્યાં હે? મારી વાઈફ હલવાની, આ તો હારેવડું. અને હિન્દીમાં શું કહેવાય? પણ એને લાગ્યું કે હિન્દીમાં બધા લીટી મારે, હું એ મારું. એને મારી લીટી કે હારેવડે હે. પેલો ભાઈ હારેવડા સમજો નહીં, ખાવા માટે મીઠું લાગ્યું, સરસ લાગ્યું. તરત બીજો પ્રશ્ન, ભાભી એ કિસ ચીજ સે બનતે હૈ? મારી વાઈફ પાછી હલવાણી, આ તો સાબુદાણાથી બને. સાબુદાણાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? એને હોદ્યું પણ કાંઈ જડ્યું નહીં, પાછી લીટી મારી, એ સાબુદાણે કે હારેવડે હાય. પેલો ભાઈ દાણાને હારેવડા ભૂલી ગયો, પણ હાબુ યાદ રહી ગયું. એને તરત જ કીધું નિરમા વાલે બનાતે. મારી વાઈફ કે એમ ઘેર જ બનાવતે. આખી બપોર બધે બૈરે જાગતે હે અને પછી ધાબે ચડીને બનાવતે હે. નો આવડે તો એ બોલો બોલો. સાડી પહેરી મેકઅપ કરીને નીકળી બહાર. મેં ક્યાં જાય? મને કે મારી બહેનપણીનું વેલ્ડિંગ છે. અલી શાનું વેલ્ડિંગ? મને કે વેલ્ડિંગ સિઝન ચાલે વેલ્ડિંગની. લગન લગન
મેં કીધું ને વેડિંગ કહેવાય, વેલ્ડિંગ ન કહેવાય. મને કે આ તો બીજી વાર કરે છે. મેં તો વેલ્ડિંગ સાચું. અહીંથી ઉખાડી નહીં ચોટા તો વેલ્ડિંગ જ કહેવાય, એને વેલ્ડિંગ ન કહેવાય. ખતરનાક હો ભાઈ આ. ઘણી ડાર્ક છે કલરમાં. હા 4000 વાળું ટીવી. આ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ. પણ ફાયદો છે, આપણે ઘેર તાળું નથી મારવું પડતું. આપણે બહાર ગમે ત્યાં ફરીએ, પાછળ કોઈ ચિંતા તો નહીં. બાકી વાહ, જેની જેની કાળી છે ને બૂમો મારે છે. એ કે આપણી વાત આવી, આપણી વાઈફની વાત આવી. પણ નવા નવા હું તમને પહેલી મારી ઓળખાણ આપી દઉં. જો કે એટલો સમય નથી એટલો હું કશું બોલતો નથી. ઓર કુછ મેં બોલા નહીં, ડાયરેક્ટ શરૂ હો ગયા. હું વિસનગરનો છું, વતન મારું વિસનગર છે. રહું છું વડોદરા અને મુંબઈ. પણ મુંબઈ હમણાં લોકડાઉનના કારણે બરોડા જ છું. ઉત્તર ગુજરાતનો છું, વિસનગરનો છું. અહીં અમદાવાદમાં મારા કાકાનું ઘર રિલીફ રોડ પર. વર્ષો પહેલાં મારા લગ્ન થયા ને તો હું મારી વાઈફ અહીં આવેલા. નવા લગ્ન થયા, કાકાને મળવા પગે લાગવા આવું પડે ને આવ્યા હતા. શિવ, શ્રી, દીપાલી આ બધી ટોકીજો ચાલુ આશ્રમ રોડની બધી જ. અમે આવો ઉનાળાની રાત મસ્ત પિક્ચર જોવા. મેં ચલો રાતે પિક્ચર જોવા. અહીં અમદાવાદમાં મેઇન વસ્તુ એ જ રાતે, આજથી 25 વર્ષ પહેલાં, 30 વર્ષ પહેલાં, કે પિક્ચર જોવા જવાનું. છેલ્લા શોમાં પિક્ચર 2 જણા રિક્ષા કરીને ઉપડ્યા શિવ ટોકીઝમાં, પિક્ચર જોયું. પિક્ચર જોઈને રાતે 1:30 વાગે છૂટ્યું પિક્ચર. શિવમાં બહુ છેલ્લો શો મોડો છૂટે, 1:15 વાગે છૂટ્યું. એટલે અમે રિક્ષા, મેં એક કામ રિક્ષા નથી કરવી. આમ રોડ નહેરુ બ્રિજ ચડી જાય, પેલી બાજુ ઉતરીએ એટલે વીજળી ઘર ને જકરિયા મસ્જિદ. ક્યાં આગું છે આપણું ઘર. ચાલતા ચાલતા જઈએ, હવા આવે, મસ્ત મજા આવે. મને કહે ઓકે ચાલી નાખીએ. તો અમે બે થિયેટરથી ચાલતા ચાલતા નહેરુ બ્રિજ ઉપર ચડી ગયા, ચાલવા માંડ્યા. વચ્ચે સળંગ 3 લાઇટો બંધ હતી. થોડુંક અંધારું હતું એક 50 ફૂટના એરિયામાં. હું ચાલતો મારી બાજુમાં મારી વાઈફ ચાલતી હતી. સામેથી મારો દોસ્તાર મળ્યો સાયકલ લઈને અડધી રાતે. મને ઓળખી ગયો, હું તો બહુ વાઈટ ને, અંધારામાં દેખાવું. એણે મને પૂછ્યું, મને કે પરાગ ક્યાં જાય? મેં જતો નથી, આવું છું. મને કે કઈથી આવે? મેં પિક્ચર જોવા ગયો હતો. મને કે એકલા મેં કે તાર ભાભી નથી દેખાતી? મને કે ના, મેં જોયું, મને ના દેખાણી. ત્યારથી નક્કી કર્યું સફેદ ચપ્પલ પહેરાવાની. એ ક્યાં ફરે તો ખબર પડે આપણને. ખતરનાક વાઈફ હો. પણ વધારે વાત નહીં કરીએ. મારી પાસે બહુ બધી આઈટમ ને બહુ બધી વાતો છે, સમય નથી એટલો બધો. હું 4 ટોપિકમાં વાત કરું છું. પહેલો જોક્સ, બીજો હેબિટ, આદત, ત્રીજો ઉલટા સોચો, જે તમે ટીવી પર કદાચ મને જોયો હશે તો યાદ હશે, અને ચોથો મિમિક્રી. આ 4 વસ્તુ છે મારી પાસે. પણ આમાં હું બેસ્ટ ટોપિક આ જોક્સ બોલ્યો. અને હવે એક્ટિંગની આઈટમ દેખાવ, કંઈક નવું કવિ સંમેલન છે, આ લોકો હસાવાના જ છે બધાએ. અને હું તમને એક્ટિંગની મજાની આઈટમ, એમાં પણ હાસ્ય છે, એક્ટિંગની આઈટમ બતાવો એ પહેલાં એક સરસ મજાનો જોક મારી પાસે છે, બહુ ફેવરિટ છે. મારા ગુરુ શ્રી નવનીત રાવલ સ્વર્ગીય, એમણે મને આપેલો છે. હવે એમનું નામ દઈને હું બોલું છું, પહેલાં નહોતો બોલતો. એ સ્વર્ગીય થઈ ગયા પછી એમનું નામ બોલીને એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. તો 3 દોસ્તાર ભેગા થઈ ગયા. એક ક્યાંકથી ખાંડ લઈ આવ્યો, દૂધ લઈ આવ્યો, ચોખા લઈ આવ્યો. 3 ભેગા થઈને ખીર બનાવી. એક જ વાડકો બની. 3 પ્રોબ્લેમમાં. એક વાડકો ખીર ભાગ પાડશું, ભાગમાં કંઈ આવશે નહીં. એના કરતા કામ કરો, વાડકો ટાંકીને હોઈ જઈએ, સવારે ઉઠવાનું. જેને હારામાં સારું સપનું આવે ને એ ખીર ખાય. આવું નક્કી કરી વાડકો ટાંકીને હોઈ ગયા, સવારે ઉઠ્યા. 3 નક્કી કર્યું હતું ભગવાનનું સપનું કેવું સારું લાગે. સબસે સારું ભગવાનનું સપનું. પહેલો ઉઠ્યો કે મને તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા સપનામાં. આવીને કેવું બેટા ચાલ વૃંદાવન લઈ જાઓ. મને તો વૃંદાવન લઈ ગયા. 16,000 ગોપીઓનું એકલો. આખી રાત ગરબારે મેં સવારે પાછો આવ્યો. સવારે આવ્યો, મસ્ત સપનું આવ્યું. બીજાને પૂછ્યું કે તને કેવું હોય? પેલો બીજો કે આને કૃષ્ણને કીધું હું રામનું કહીશ. બીજો કે મને તો ભગવાન રામ આવ્યા સપનામાં. આવીને કે ઉઠ બેટા અયોધ્યા લઈ જાઓ. મને તો અયોધ્યા લઈ ગયા. હા. દશરથ કાકા, સીતા માતા, ભરતભાઈ, શત્રુભાઈ બધા બેઠા હતા. બધાને પગે લાગ્યો. બધું જોઈને સવારે પાછો આવ્યો. સવારે કે તને સરસ સપનું આવ્યું. ત્રીજાને પૂછ્યું કે તને કેવું આવ્યું? ત્રીજો કે તમારે બેનું સારું જ છે, માં નથી કેવું. કે ના કેવું પડે, સરસ લાગી. કે ના નથી કેવું. કે ના કેવું પડે. ત્રીજો કે મને તો રાત્રે હનુમાનજી આવ્યા. હનુમાનજી કે આ ગદા લઈને આવ્યા હતા. અહીં ઉભા રહ્યા. ઓટ ઉભો થા. હું તો ઊભો થઈ ગયો. આ ખીર પી જા. મેં ના પાડી. હનુમાન દાદા રહેવા દો, સરસ લાગી. પી જા ને તો ગદા મારું છું. મને તો ગદા બતાવી તું, હું તો પી ગયો. એટલે કે પી ગયો, જોયું તો વાડકો તો ખાલી. એટલે અમને બેને તો ઉઠાડવા છે, બાજુમાં તો હુતા હતા કે હું આવ્યો તો ઉઠાડવા, પણ 2 પથારી ખાલી હતી. એક વૃંદાવન ગયો હતો ને એક અયોધ્યા ગયો હતો. અલગ અલગ લોકો ભેગા થયા, ત્યાંથી હાસ્ય મળે, અલગ અલગ રીતે હસવાનું મળે. પણ સમય નથી દોસ્તો, એટલે હું વધારે વાત નહીં કરું. પણ સીધો ચોથો ટોપિક લઉં છું, મિમિક્રી. આને કોઈકની નકલ કરવી, કોઈકની એક્ટ કરવી, અને એમાં જો હાસ્ય પેદા થાય તો એને મેં નામ આપ્યું છે મિમિક.
તો મિમિકની 2-4 આઈટમ સૌ પ્રથમ તમે ટેલિવિઝન પર જોઈએ છે મારી આઈટમ. આજે ફરી એકવાર બહુ મજાની આઈટમ છે. ટ્રાફિક પોલીસ. કોઈ બેઠા ઊભા હોય તો માફ કરજો. એ લોકો સવારે નોકરી પર આવે ત્યારે કેવી રીતે સાઈડ બતાવે, બપોરે 12 વાગે થોડાક થાકી જાય ત્યારે કેવી રીતે સાઈડ બતાવે, અને સાંજે 7 વાગે એકદમ થાકી જાય ત્યારે કેવી રીતે સાઈડ બતાવે. સવાર, બપોર ને સાંજ 3 સ્ટેપ છે એના. સૌ પ્રથમ સવારની સ્ટાઇલ, કડક લાકડા જેવા, તેલ નાખ્યું હોય, તમાકુ બનાવ શરૂ થઈ જાય. આ સવારની સ્ટાઇલ. હાથ બી સીધા, સિટી બી મસ્ત વાગે. બપોરે 12 વાગે થોડાક થાકી જાય, પરસેવો, તાપ, કેવી હાલત હોય. સેકન્ડ સ્ટેપ બપોરે 12 વાગે ટ્રાફિક પોલીસ. આ બપોરની સ્ટાઇલ. સાંજે 7 વાગે એકદમ થાકી ગયા, કેવી હાલત, આનંદ આવે તો તાળી જરૂર વગાડો. સાંજે 7 વાગે ટ્રાફિક પોલીસ. બનાવેલી ન ખાય એવા કંટાળ. ગાડી આવે, ગાડી સામે જોઈને હાથ ઊંચો ના કરે, સિટી ના વગાડે, ખાલી આટલું જ કરે. આનંદ આવે તો તાળી જરૂર વગાડજો. સાંજે 7 વાગે ટ્રાફિક પોલીસ. આ હાલત હોય. થેન્ક યુ વેરી મચ. આ તો જીવતા માણસની મિમિક્રી, પણ ઘણીવાર જેમાં જીવ નથી એમાંથી પણ હાસ્ય મળતો હોય છે. એવી ઘણી બધી આઈટમો એક ટેલિવિઝન પર મેં કરેલી. અને અમારા રાજુ શ્રીવાસ્તવ જે અમારા મેઇન મજાના આર્ટિસ્ટ છે, એ પણ બતાવે છે. હું પણ આવી બધી આઈટમો બતાવું છું, એટલે એમનું નામ ખાસ લઉં છું. ટેલિવિઝન પર મેં એક આઈટમ કરેલી, એ બતાવીશ. પણ એ પહેલાં રાજુભાઈ કરે છે એવી જ આઈટમ હું પણ કરું છું. આ પહેલાં દરેક જગ્યાએ ફોડ પાડું છું કે આવી આઈટમ હું પણ કરું. આ લાઇટો જો અત્યારે તો બધી એલઈડી આવી ગઈ, પણ આથી 10 વર્ષ પહેલાં એલઈડી નહોતી. હેલોજન લાંબી 1000 વોલ્ટ, 2000 વોલ્ટ, 5000 વોલ્ટ, અને આ ઉપરનો તો રિવાજ જ નહોતો. અહીંયા જ મૂકી દેતા હતા નીચે. અને ગરમી લાગે ને પરસેવો થાય ને સ્ટેજ પર કલાકારોથી માંડીને કોઈ બી મહેમાન આવે બિચારા કે પંખો કરો યાર, એ હેરાન થાય. પણ એ લાઇટ હેલોજન 1000 વોલ્ટની તમારા મોઢા આગળ ચાલુ થાય તો કેવી લાગે? જરાક ધ્યાનથી જોજો. ખાલી એક્ટિંગ છે, આનંદ આવે તો તાળી વગાડજો. 1000 વોલ્ટની હેલોજન. એનાથી આગળ ટ્યુબલાઇટ આટલી 45-40 વોલ્ટની. વોલ્ટેજ ઓછા પડે અને ઉપડે નહીં, ચાલુ ન થાય ત્યારે કેવું? ટ્યુબલાઇટ 40 વોલ્ટ. એનાથી આગળ એલઈડી લગનમાં નાની મોટી લાલ, બ્લુ, પીળી, જબુક જબુક થાય, એ કેવી લાગે? બહુ નાની આઈટમ છે પણ હસવાનું છે. આવી એક આઈટમ મેં ટેલિવિઝન પર કરી, ટેબલ ફેન. ઓરિજિનલ ક્રોપ્ટન સીની ઉષાનો હોય 5, 10, 15, 20 વર્ષ, 25 વર્ષ ચાલે, પણ ડુપ્લિકેટ બીની કંપની કોઈ દિલ્હીનો આવી ગયો તો કેવો ચાલે? નવો લાવો ત્યારે અપ ટુ ડેટ ચાલે, 3 મહિના પછી ઢીલો થઈ જાય, 6 મહિના પછી પતી જાય. તો ડુપ્લિકેટ ટેબલ ફેન સૌ પ્રથમ નવો. લેવલ ટુ લેવલ, ઘરવાળા આજુબાજુવાળા ખુશ, મસ્ત પંખો લાવેલા, પેડા ખવડાવો. 3 મહિના પછી આની હાલત કેવી? સેકન્ડ સ્ટેપ, 3 મહિના પછી ડુપ્લિકેટ ફેન. થોડા થોડા માતાજી આવે. આફ્ટર 6 મંથ ગેરંટી ખતમ. હવે કેવી હાલત? આનંદ આવે તાળી જરૂર વગાડજો. 6 મહિના પછી ડુપ્લિકેટ ફેન. क्या बात है, वाह पराग वाह. મહેમાનને કહેવું પણ તમે આમ ફરો, આ નહીં ફરે. આ ચોટી ગયો દિલ્હીનો, આની ગેરંટી નથી. હાસ્યની આઈટમો ઘણી બધી આઈટમો છે. સમય મળશે પાછો હું આવીશ. તમારી ડિમાન્ડ હશે તો એક મારી પાસે એક મજાના જોક છે, એવું કહેવા આવીશ જરૂર. પણ છેલ્લે એક મજાની આઈટમ અત્યારે કરી દો. દરેક પુરુષ એવું માને કે બહેનો બહુ દયાળુ હોય છે. બહેનોના હૃદયમાં બહુ દયા હોય એવું દરેક પુરુષ માને છે. હકીકત આ વાત ખોટી છે. ઠોકો તાળી. હા, પેલા પાછળવાળા તરત ઠોકશે. તમને એનું દાખલો હકીકતમાં બહેનો દયાળુ, પુરુષો જ દયાળુ. તમને એનો ઉદાહરણ દાખલો આપું. અમદાવાદથી રાતે 1 વાગે બસ ઉપડે, સુરત જતી હોય, વડોદરા ઉતરવાનું હોય વચ્ચે તમારે. અહીંથી 1 વાગે ઉપડે, 3 વાગે વડોદરા, 5 વાગે, 6 વાગે સુરત. તમે બસમાં બેસી ગયા છો, તમારી બાજુમાં કોઈ બેનનો નંબર આવે, તમે ઓળખતા નથી કોણ છે, અજાણ્યા બેન છે. હાઈવે મસ્ત બસ ચાલે, ઝોકા આવે, આમ આમ માથું અથડાય, ખબર પડે કે ઊંઘીએ છે.
પણ એક જોકું આ બાજુ આવી જાય તો બાજુમાં બેઠેલા આ જણા બેનના ખભે તમારું માથું ઓળે, જેવું માથું ઓળે ત્યાં 7.9નો સુનામી ધરતીકંપ આવે. લાઇટો કરાવે, કંડક્ટરની જગ્યા ઠોહા મારે, મારા રોયા તારા ઘેર મા બેન નથી, અહીં હું તો છે, હું કામ ઉજાગરા કરે છે, ઘેર ઊંઘી ના આવતો હોય તો તારી મા તને નથી હોવા દેતી. કેટલી શરમ આવે આપણને. આપણે આપણી જિંદગીમાં આપણી પત્ની સિવાય કોઈની સામું જોયું નહીં, વિચાર્યું ના હોય, અને વગર લેવા જાય રાતે 2:30 વાગે ઠોકાવા પડે. તો જેમ સીતા માતા અગ્નિ પરીક્ષા આપવા ધરતી ફાટીને હમાઈ ગયા હતા, એ દિવસે એમ થાય કે આ બસ ફાટી જાય ને બસમાં હમાઈ જવું. એટલી શરમ આવે આપણને. અને બહેનમાં દયા લાગે, કરુણા લાગે? ના, પથ્થર હૃદય. તમારા અભિપ્રાય બદલવો પડે કે બહેનો કોઈ દિવસ દયાળુ હતી નથી, પણ એની સામે પુરુષ દયાળુ, બહુ દયાળુ કાકા, સમજી? કારણ કે આ જ વસ્તુ ઊંધી થઈ હોય તો चलिए बहुत बहुत તમે ઘોડા જેવા જાગતા બેઠા હોય, બાજુમાં બેઠેલા બેન એમને ઊંઘ આવી, તમારા ખભે માથું ઓઢ્યું, હે તો વડોદરા ઉતરવાનું હોય ને, बहुत अच्छे, સુરત સુધી લાંબો થાય, માની સોગન ના ઉતરે, કડક થઈ જાય, जल्दी से આયેલી ઉધરસ ના ખાય, ગળફા ગળી જાય, આવું પૈસા હોતીને કાઢ્યા, કંડક્ટરને કે બીજી ટિકિટ આપવા, બિચારા બેનની ઊંઘ બગડે છે. આટલી દયા પુરુષોમાં છે, પણ બહેનો સમજતી જ નથી. મારી માતાઓ બહેનો સમજજો, અને કોઈક દાડો અમને રાત્રે બસમાં ઊંઘ આવે 1:30-2 વાગે તો હુવા દેજો. વધારે વાત નહીં કરું, સમય હશે ફરી પાછું આવીશ, અત્યારે સમયની કમી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. वाह, इन्हीं तालियों को बड़ा कर. पराग भाई मेरे इशारे को भी समझ गए और टाइमिंग के कवि है. हमारे एक बड़े शायर वसीम बरेलवी का एक शेर है, कौन सी बात कहाँ पर कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. तो कवि सम्मेलन का पहला कवि भी ऐसा होता है कि जैसे हलवाई जब जलेबियाँ निकालता तो पहली जलेबी भट्टी में डाल देता है, तो पहला कवि व्यवस्थाओं के काम आ जाता है. मुझे आपसे इतना ही कहना है, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ सीनियर सिटीजन बैठे हैं, जीवन में अपने इंजॉय का ग्राफ कभी कम मत होने देना. अगर आपने अपने इंजॉय के ग्राफ को बनाए रखा तो यकीन मानिए आपको कभी एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मैं एक ऐसे कवि को आपको बुला रहा हूँ, खुद की अपनी भी जो बोलने की मेरी वो है उसको कम करते हुए मैं प्यारे गौरव शर्मा को, जो लाफ्टर का बेताज बादशाह हैं, उन्हें 4 पंक्तियों से बुला रहा हूँ कि कसम तुमको मेरे सर की जो पहलू से मेरे सर को, कसम तुमको मेरे सर की जो पहलू से मेरे सर को, अगर सर को तो यूं सर को, कलम कर दो मेरे सर को, पड़ा रहने दो कदमों में न उठने दो मेरे सर को, मज़ा उल्फत का जब है न तुम सर को न हम सर के. लेकिन आप सर को माइक तक पहुंचो और एक बार आप सरका के तालियां बजा दो. गौरव शर्मा, मुंबई. चलिए साहब, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करता हूँ, और जैसा कि समय का प्रोटोकॉल है तुरंत अपनी बात शुरू करता हूँ. आप सबको प्रणाम करता हूँ. हमारे संस्था के आदरणीय रतन जी, देवेंद्र जी जिनके सौजन्य से ये हम सब कवि आपके बीच में हैं, उनको प्रणाम करता हूँ. हमारे कवि समाज में एक कहावत है कि जिसका आधा दिमाग खराब होता है वो कवि बनता है, और जिसका पूरा दिमाग खराब होता है वो कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन करवाता है. तो देवेंद्र जी, रतन जी, आप तो 5-5 को ले आए और पता चला है कि हर साल ले आते हैं. मैं सबको प्रणाम करता हूँ. आइए मित्रों, समय की एक सीमा में सीधे सीधे अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ. मैं वन लाइनर कवि हूँ, एक एक पंक्ति का कवि हूँ. निवेदन आपसे केवल इतना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए आपके बीच में हूँ, ठहाके होंगे. निवेदन आपसे केवल इतना है कि जहाँ भी आपको अच्छा लगे अपनी तालियों के साथ, ठहाकों के साथ मुझे बताते रहना. 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का आप दौर होना चाहिए. मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए. एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेश करें. जैसा कि आजाद भैया ने कहा है, मैं मुंबई से आया हूं और हम पहली बार कोरोना के बाद इतनी ऑडियंस को पहली बार देख रहे हैं. इतना विराट जन समूह में आपको प्रणाम करता हूं. वरना 2 साल तक कोरोना था, हम घर में बंद थे. मैं 2 साल तक भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता रहा, हे भगवान बस टीका आने तक टिकाए रखना. टीका आने बॉडी तो बन नहीं पाई, एंटीबॉडी तो बना ही देना. मजा लेना. मैं अपने से ही बात शुरू कर रहा हूँ. पिछले 2 सालों में मैंने इतना काढ़ा पी लिया कि अंदर बैठा वायरस भी निग्रो हो गया होगा.
इतनी भाप ले ली, इतनी भाप ले ली कि अब मैं मालगाड़ी के एक डब्बे को आराम से खींच सकता हूँ। बहुत अच्छे, वाह। और दूध में मिलाकर इतनी हल्दी पी ली, इतनी हल्दी पी ली कि अब लोग दूर से ही देखकर पूछते पी लिया हुआ था क्या। थोड़ा सा तालियों का घनत्व बढ़ाना और अच्छा लगे तो मुझे बताना। कोरोना का डर ऐसा था कि कुछ भी टच करने के बाद मैं 10 मिनट तक साबुन से हाथ धो रहा था, फिर साबुन को 10 मिनट तक सैनिटाइजर से धो रहा था। और दूसरी लहर के बाद तो डर इतना बढ़ गया कि एक हाथ से दूसरा हाथ टच हो जाता था तो मैं सैनिटाइजर से हाथ धोता था। आप बताइए, क्या इंसान ने कभी सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा जब लीवर से ज्यादा अल्कोहल हथेलियों को मिलेगा। आहा, क्या हैं? बात है। अच्छा मजा लेना। देखिए 6 महीने तक हमारे देश में सब कुछ बंद था, है ना। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे, घरवाली ज्यादा डरावनी दिखने लगी, केवल वाइन शॉप खुली थी, मास्क पहनकर पिता और पुत्र एक ही ठेके से दारू खरीद रहे थे। केवल वाइन शॉप खुली थी। और आपने अगर समाचार पढ़े हो, अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना, जिस दिन वाइन शॉप खुली हमारे देश में उसी दिन असर भी दिख गया। उसके अगले ही दिन यूपी जाने वाली ट्रेन उड़ीसा पहुंच गई थी। और लोग राउरकेला उतर भी गए गोरखपुर समझकर। उन्हें लगा हो सकता है योगी जी ने गोरखपुर का नाम बदलकर राउरकेला रख दिया। है हंसी कहीं से भी निकल कर आती है। मैं तो मुंबई में रहता हूं। हमारा देश तो है ही बड़ा विचित्र, बीमारियों का इलाज भी टोने टोटके में ढूंढता है। हमारे पास में कोरोना देवी का मंदिर भी बन गया, कोरोना देवी, और कोरोना का झाड़ा भी लगने लगा। हंसी की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि जो झाड़ा लगा रहा था वो मास्क पहने हुए था। उसे चमत्कार से ज्यादा विज्ञान पे भरोसा था। मजा लीजिएगा, मैं आपकी तालियों के लिए भी नहीं रुकूंगा, आप तो बस आनंद लेते रहिए। वो पिछले मई जून में कोरोना जब अपने चरम पर था, तब मेरे 10 साल के बेटे ने मुझसे कहा, पापा गर्मी की छुट्टियों में नानी की याद आ रही है। मैंने कहा सो जा बेटा, इस समय पूरे देश को नानी याद आ रही है। हाँ, अच्छा, इस दौरान मोदी जी ने भी कमाल किया। मोदी जी के कितने फैन हैं, हाथ खड़ा करेंगे? ओहो, सभी है। चलिए, जब 6 महीने तक सब घर में बंद थे तब मोदी जी ने भी कमाल किया। पहले थाली ताली, फिर दिया बाती, एक के बाद एक घर बैठे लोगों से इतने टास्क करवाए कि कल मैं घर की बालकनी में पौधों को पानी दे रहा था तो पड़ोसी बोला, अच्छा आज मोदी जी ने ये बोला था क्या? वो 3 दिन पहले मेरी पत्नी रो रही थी, बोली इस कोरोना ने तो मेरी हैसियत नौकरानी जैसी कर दी। मैं दंग रह गया। मैंने कहा एक बात बताओ, पिछले 6 महीने में घर का झाड़ू पोछा किया मैंने, बर्तन भांडे किए मैंने, औरतों और कपड़े धोए मैंने, तू नौकरानी कैसे बन गई? बोली नौकर की बीवी तो नौकरानी हुई ना। आहा, जिंदाबाद। छोटी छोटी बातें हैं, आप थोड़ी सी बारीकी समझना, मजा आएगा। ये अजात भैया उदयपुर रहते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनको डॉक्टर ने कहा बधाई हो, आपकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये डॉक्टर पर भड़क गए, बोले ऐसे कैसे? पूरे पैसे दिए हैं टेस्टिंग के, 14 दिन क्वारंटाइन की बात हुई थी। थोड़ा सा बात, और मैं सच कह रहा हूँ कोरोना में बड़े अजीब केस हुए। हमारे ये जानी बैरागी है, इन्होंने तो अपनी कार के पीछे लिखवा लिया भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव। मैंने कहा ये क्या किया? बोले बहुत अच्छा किया, पहले पुलिस बात बात पर रोककर फाइन कर देती थी, अब चाहे सिग्नल तोड़ो या पीकर चलाओ, दूर से ही कहती है जाओ। तो छोटी छोटी बातें हैं, हाथ से कहीं से भी निकल कर आता है। यहाँ गुजराती मारवाड़ी है, दोनों है, और मैं राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ। सबसे पहले बताइए गुजराती कितने हाथ ऊपर करें? आधे गुजराती। और मारवाड़ी कितने हैं? ओहो, आधे गुजराती और आधे मारवाड़ी है। लगता है कुछ तो ऐसे हैं जो कि इधर भी हाथ खड़े कर रहे हैं, इधर भी हाथ खड़े कर नहीं, लेकिन मैं ये डर रहा हूँ कि आधे गुजराती और आधे मारवाड़ी है, यानी पेमेंट के रूप में तो आशीर्वाद ही मिलेगा। लेकिन गुजराती लोग कमाल के होते साहब। मैं ध्यान से सुनना, कुछ प्योर ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मैं मारवाड़ी हूँ, लेकिन मैंने गुजराती आदमी की सबसे अच्छी डेफिनेशन बनाई है। अच्छा लगे तो यहाँ से वहाँ तक तालियों के साथ मुझे बताना, सच्चा गुजराती कौन होता है? 2 गुजराती मिलकर किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक बात करेंगे। 2 गुजराती मिलकर किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक बात करेंगे, फिर कहेंगे जावा दे आपड़े सू। हाँ, जावा दे आपड़े सू। तालियों का घनत्व बढ़ाना, बात अच्छी लगे तो मुझे बताना। सच्चा गुजराती वो है जो 50 लाख की मर्सिडीज खरीद के उसमें सीएनजी फिट कराए। है?
यहाँ मैंने बहुत सारी मर्सिडीज देखी। अभी एक रिपोर्ट आई कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है, एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। अब गुजराती आदमी का कैलकुलेशन देखो, हंसते हंसते झूठ बोलो तो भी 5 मिनट का फायदा। मतलब गुजराती भाषा में जादू ऐसा। वो एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। पत्नी बोली, शाहजहां मुमताजनी आदमा ताजमहल बंधाव्यो, तमे मारे पची शू बंधावशो? पति बोला, कांता मासी नो टिफिन। बहुत अच्छे, वाह। मजा लीजिएगा, मैं केवल मजे का कवि हूं, आज समय कम है। वो एक पति पत्नी बात कर रहे थे। पत्नी बोली, तमे शू जोईने मारा सुधी लगन कर्या? पति बोला, काय नथी, नानपणथी शौक हतो रिस्क वाला काम करवानो। अच्छा, गुजराती भाभीियों को तो भीड़ में भी अलग पहचाना जा सकता है। किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद टिश्यू पेपर पे 6 चम्मच मुखवास के जो लेती है। कई रेस्टोरेंट ने मुखवास रखना ही बंद कर दिया है पराग भाई। यानी असली गुजराती वो है जो फ्लाइट की जर्नी भी करेगा तो लैपटॉप भले ही चेक इन में चला जाए, थेपला हैंड बैगेज में रहना चाहिए। और अब मैं मारवाड़ी की बात करता हूं क्योंकि मैं खुद राजस्थान का हूं। मारवाड़ी मेंटेलिटी बिल्कुल अलग होती है। साहब, मारवाड़ी भाषा आती है? थोड़ा जोर से बोलिए। तो मारवाड़ी भाषा का जवाब नहीं। 2 मारवाड़ी महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली बोली, मारा पति देवता है। दूसरी बोली, तू नसीबदार है, मारा तो जीवता है। मारवाड़ी भाषा का जवाब नहीं। वो एक टकलो आदमी बिना कॉलर की टी शर्ट पहनकर खुद की पत्नी से बोलियो, कयान को लाग रही हूं। एक टकलो आदमी बिना कॉलर की टी शर्ट पहनकर खुद की पत्नी से बोलियो, कयान को लाग रही हूं। अब पत्नी को जवाब सुनकर भी आदमी को तो फ्यूज ही उड़ गयो। पत्नी बोली, अयान का लाग रहा हो जी, या फाटेड़ा मोजा में से अंगूठो बांधने निकल गयो। साथियों, एक बार जरा ताली झूम के बजा दो आप। आहा, वाह। मतलब गुजराती मारवाड़ी में मेरी पीएचडी है, मैं पूरी रात निकाल सकता हूं, लेकिन यहां मुझे सिर्फ 5-7 मिनट मिले तो आप आनंद लीजिए। शोले अगर मारवाड़ी में बनती तो और बड़ा रिकॉर्ड बनाती साहब, क्योंकि डायलॉग ही ऐसे होते। कितना आदमी आ रहा है कालिया? बेरो को नहीं सरदार, में तो लुगाया का नहीं देख रहे हो। है? मारवाड़ी आदमी की एक खासियत, गुटखा 24 घंटे मुंह में रहता है। मारवाड़ी आदमी को लगता है मूलचंद माणिकचंद अपने रिश्तेदार है, उनको आगे बढ़ाओ। और मिराज तो बुआ का लड़का है, उसे चबा चबा के एस्टेब्लिश करो। और मारवाड़ी आदमी की हाजिर जवाबी देखना अच्छा लगे तो मुझे बताना। मेरे एक साडू भाई है जो झुंझुनू में रहते हैं। साडू भाई का मतलब आप समझते हैं? एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक। तो साहब, मारवाड़ी आदमी की हाजिर जवाबी देखना। मेरे साडू भाई है, गुटखा बहुत खाते हैं। मैंने उनसे कहा, इस बजट में गुटखा महंगा हो गया, आप क्या करोगे? उनका जवाब सुनना। बोले, करनो क्या है भाई जी, 2 घंटा बाद थूकांगा। मारवाड़ी आदमी की दूसरी खासियत, बीमारी के ठीक होने का क्रेडिट कभी डॉक्टर को नहीं देंगे, नेवर। वो यही कहेंगे, रुपया 50,000 ला गया तब जाकर ठीक हो। हाँ। और आपको एक और बात बता दूं, कोई एमबीबीएस डॉक्टर अपने ठेठ राजस्थान में जाकर प्रैक्टिस करे ना तो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताएगा। कालजा में बड़त सी लागे है, माथा में बचीड़ सा चाले है, शरीर लाल तातो हो रहा है। वो भाग कर आ जाएगा, बोलेगा ये तो कोर्स में पढ़ाया ही नहीं। लेकिन भाषा का जादू है साहब। नई नवेली दुल्हन से सास ने कहा, बीननी तना रसोई में के आवे? बीननी बोली, पसीनो और चक्कर। भाषा का जादू है। समय की सीमा है मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2-4 छोटी छोटी बातें, सिर्फ एक वानगी आपको देखकर 2-3 मिनट में अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये कैमरे वाले भाई साहब को देखकर याद आ रहा है, अगर आपको वास्तव में हंसना हो कहीं मत जाइए, सिर्फ न्यूज चैनल देखिए, इससे ज्यादा हंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। न्यूज चैनलों का केवल एक ही सूत्र है, तुम कर्म करो, कांड में हम बदल देंगे। हाँ। सूत्रों से पता चला है कि सूत्रों को कुछ पता नहीं रहता। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बनाते रहेंगे। आजकल इनको एक नई लत लग गई है, कोई भी खबर हो ये बहस करवाते हैं। आप देखते होंगे 4 लोग होते बहस में, जो पासपोर्ट साइज पोज में उल्लू की तरह बैठे रहते हैं, और सबसे ऊपर एंकर जो आग में घी डालता रहता है। देखते हैं ना आप ये बहस? जोर से बोलिए।
तो मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ चलना। 2 मिनट अच्छा लगे तो मुझे बताना। बहस देखिए, मुझे लगता है संबित पात्रा तो स्टूडियो में ही सोते होंगे। घर जाने का टाइम ही कहाँ मिलता होगा। सुबह जी न्यूज की बहस में, शाम को स्टार न्यूज की बहस में, रात को आज तक में। और बहस का असर देखो, एक दिन सारी बहस निपटाकर आधी रात को घर पहुंचे। घर वालों ने कहा लाइट ऑफ कर दो। संबित पात्रा बोले अच्छा, तो अब इस देश का हिंदू अंधेरे में रहेगा। न्यूज चैनल। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, रशिया का यूक्रेन पर हमला करने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन भारतीय चैनलों ने इतना प्रेशर डाला कि अपनी इज्जत बचाने के लिए पुतिन को हमला करना पड़ा। भाई वाह। हालत ये थी कि अगर पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करता तो रजत शर्मा और सुधीर चौधरी जाकर कर देते। और अब हालत ये है कि दुनिया हाथ जोड़ जोड़ कर पुतिन से शांति की अपील कर रही है, और पुतिन भारतीय चैनलों से। वो 2 दिन पहले मेरी पत्नी युद्ध देख रही थी और बोली ये रशिया और यूक्रेन को जब साथ साथ ही रहना है तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं। मैंने कहा यही बात मैं तुम्हें समझाता हूं। अरे बहुत अच्छे, वाह 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 गौरव। तुम समझती हो, छोटी छोटी बातें हंसी कहीं से भी निकल कर आती है मित्रों। राजनीति से हंसी पैदा होती है। अभी आपको याद होगा, राहुल गांधी एक रैली में बोल रहे थे अब इस देश को कांग्रेस ही पटरी पर ला सकती है। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से लोगों ने शौचालय जाना शुरू किया है। बहुत अच्छे। इसे दोबारा पटरी पर मत लाओ। फिर कहा कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैंने कहा तुरंत बंद करो, बच्चे खुचे लोग भी निकल न जाए। राजनीति से हंसी पैदा होती है साहब। आपको याद होगा कोई 10-15 दिन पहले जया बच्चन ने संसद में बड़े गुस्से में कहा था मैं बीजेपी के लोगों को श्राप देती हूं। याद है वो किस्सा? जया बच्चन ने बड़े गुस्से में कहा था मैं बीजेपी को श्राप देती हूं। बीजेपी के लोग डर गए। मैंने कहा डरो मत, इनके ही श्राप में अगर असर होता तो रेखा बचती। चलिए मित्रों, समय की यहाँ एक सीमा है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में 3 कवि है जो विशेष है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए। अगर बाद में समय रहा तो फिर आऊंगा। धन्यवाद। ये एक समझदार कवि की ये पहचान होती है। मैं चाहूंगा कि आपसे एक अहमदाबाद वालों से एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, आपको हमारा ये कवि कैसा लगा जरा एक बार आप बता दीजिए। ये मोहब्बत है, ये आपका प्यार है। और आइए मैं उन्हें बुला रहा हूं जिन्होंने सरस्वती की वंदना की थी। मुझे तनवीर गाजी का एक शेर याद आता है। अहमदाबाद वालों, आप प्यार मोहब्बत श्रृंगार को सुनना जानते हैं, गीतों को सुनना जानते हैं आप लोग। तनवीर गाजी कहीं कहते हैं कि हमारे सामने है एक दरिया, हमारे सामने है एक दरिया, मगर वो है कि बस पुल देखती हैं ब्लैक एंड वाइट ये आंखें तुम्हारी, मगर सपने कलरफुल देखती है। तो ब्लैक एंड वाइट आंखों से कलरफुल सपने दिखाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो मोहब्बत कर सकती है, प्यार कर सकती है, उसकी मनुहार उसका इजहार कर सकता है। मैं इन दिनों की सर्वाधिक चर्चित कवयित्री जो सोशल मीडिया पर भी चर्चित है और कवि सम्मेलनों के लिए एक नया चेहरा जो है, आपके शहर में उन्होंने पहले भी कई बार कविता पाठ किया होगा, लेकिन उन्हें ऐसे सुनिए जैसे कि आप अक्सर उन्हें सुनते आए हैं यूट्यूब वगैरह पे। एक बार जोरदार तालियां आगे से लगाकर पीछे तक जो नारी शक्ति महिलाएं यहाँ बैठी हैं वो भी तमाम लोग बजाएं। अंकिता सिंह आए कविता पाठ। भगवान महावीर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी अजात शत्रु जी कह रहे थे कि मैं पूरे भारत से ही जुड़ी हुई हूँ, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मेरा घर है। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ सर्वप्रथम ये बात कहती हूँ कि मैं उस बिहार से आती हूँ जहाँ जैन समाज के 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मैं उस बिहार से आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे बड़े प्रेम के साथ सुनेंगे। क्या बात है। प्रेम के कुछ मुक्तकों से अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ और आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती,
हमारे दिल पे जो चलती है वो आरी नहीं रुकती। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती। हमारे दिल पे जो चलती है वो आरी नहीं रुकती। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस दो ही किस्से हैं। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस दो ही किस्से हैं। कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती। क्या बात। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। वाह, बहुत अच्छा। और ये भी सुनिएगा, वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता क्या है बात। क्या। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। कुछ लोग पहली पंक्ति में बैठे हैं, अगर आप लोग ताली बजा देंगे तो मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगी। साथियों, आपकी जो तालियां हैं वो किसी कवि के लिए वही काम करती है जो अमित शाह मोदी जी के लिए करते हैं। तो थोड़ा सा आप मुखर हो जाएंगे तो कवि को, कवियत्री को थोड़ी ऊर्जा मिलेगी और कुछ नहीं, यात्रा की थकान मिटती है जी। और ये भी मुक्तक सुनिएगा, कविता जो है वो इशारों इशारों में अपने मन की बात कहने का एक तरीका है। सुनिएगा। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है। समंदर को पता है ये नदी का वो मुकद्दर है। वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों। वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों। समंदर की कई नदियाँ, नदी का एक समंदर है। समंदर की कई नदियाँ, नदी का एक समंदर है। और एक मुक्तक मैं नया सुनाना चाहती हूँ। देखिएगा पढ़ा लिखा कहाँ फेल हो जाता है। मैं गणित की स्टूडेंट हूँ और ये बिल्कुल नया और ताज़ा मुक्तक है। सुनिएगा। महज सुनते रहे पर आहटों को गिन नहीं पाए। हम अपने दरमियाँ दुश्वारियों को गिन नहीं पाए। महज सुनते रहे पर आहटों को गिन नहीं पाए। हम अपने दरमियाँ दुश्वारियों को गिन नहीं पाए। पढ़े हैं इश्क से ज्यादा गणित के चैप्टर हमने। पढ़े हैं इश्क से ज्यादा गणित के चैप्टर हमने। मगर कल रात अपनी करवटों को गिन नहीं पाए। मगर कल रात अपनी करवटों को गिन नहीं पाए। देखिए मैं बड़ी दूर से आई हूँ और मुझे 2 दिन से 102 बुखार है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से पैरासीटामॉल खाकर मैं किसी तरह से एयरपोर्ट की जो चेकिंग है उसको पार कर कर अहमदाबाद आ गई हूँ। गला बिल्कुल ख़राब है लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ। गीत सुनाती हूँ जिसके लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। उससे पहले ये 4 मिसरे पढ़ती हूँ कि मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी। मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी। कभी मुस्काएगी छुप छुप, कभी तकिया भिगोएगी। बड़े नादान हो तुम तो ज़रा समझा करो बातें। बड़े नादान हो तुम तो ज़रा समझा करो बातें। गले मिलकर जो रोती है बिछड़ कर कितना रोएगी। बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी। सुनिएगा। अकेले बैठकर तुमको अच्छा गीत है।
कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको। मेरे गीत को अगर आपकी तालियों की थाप मिलेगी तो ये गीत और उठेगा, आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में भी बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। मैं इशारा कर दूंगी, अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। और ये देखिएगा, पानी मिल सकता है क्या? देखो आराम से तसल्ले सांस ले ले करके पानी पी पी करके कोसो तुम अपनी मोहब्बत को, उसको भी जिसने प्रेम में दंश दिए हैं। ये पहला अंतरा पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जब हम प्रेम में होते हैं तो किस कदर हमारी मोबिलिटी बढ़ जाती है। हम कहीं बैठे होते हैं और हमारा मन कहीं का कहीं घूम कर आ जाता है। तो ये पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। यही सोफे पे बैठे सात अंबर, घूम आती हूँ तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। यही सोफे पे बैठे सात अंबर, घूम आती हूँ तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। कहाँ हूँ मैं जहाँ मेरी खबर मुझे तक नहीं आती, क्या मेरी गुमशुदगी की ये खबर तुम तक नहीं जाती। गली दिल की तुम्हारी याद से 1 2 3 4, गली दिल की तुम्हारी याद से आबाद करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। और क्या हो जब वो चला जाए अचानक, सुनिएगा। तेरा जाना मेरी आंखों में प्यासे ख्वाब बोता है, तेरा तकिया लिपट कर मुझसे सारी रात सोता है। तेरा जाना मेरी आंखों में प्यासे ख्वाब बोता है, तेरा तकिया लिपट कर मुझसे सारी रात सोता है। तेरी खुशबू मेरी सांसों की गलियों में टहलती है, बड़ी कम वक्त है ये याद आंखों में पिघलती है। मैं सारी रात सोना जागना 1 2 3 4, मैं सारी रात सोना जागना एक साथ करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। और गीत का मैं अंतिम अंतरा पढ़ती हूँ। और सोशल मीडिया का ये ज़माना है, इसको समर्पित करती हूँ, ये सुनिएगा। और ये आज हमारे हाथ में मोबाइल ज़रूर रहता है, जब तक हम जगे हुए होते हैं तब तक हमारे हाथ में मोबाइल होता है। और यही होता है कि हम दिन भर अपने मोबाइल में अपना समय लगाते रहते हैं, रात को भी जगते हैं तो हाथ में मोबाइल उठाकर कुछ ना कुछ अपडेट देखते रहते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़माने को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। तेरी बातों के फूलों से गज़ल मखदूम करती हूँ, मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। तेरी बातों के फूलों से गज़ल मखदूम करती हूँ, मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। तेरी फूंकी हुई सिगरेट में अक्सर राख होती हूँ, तेरी लत में कभी धुआं कभी मैं खाक होती हूँ। मैं अपने जख्म पर रश को 1 2 3 4, मैं अपने जख्म पर रश्कों के खुद बरसात करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा सुना आपने, धन्यवाद। अंकिता ने निसंदेह
खराब गले से, स्वास्थ्य सबके साथ में शरीर से जुड़ा हुआ है, उसने निर्वाह किया। वो जब कविता पाठ कर रही थी तो ऐसा लग रहा था वो जैसे युद्ध लड़ रही हो, अपने गले से, अपने स्वास्थ्य से वो युद्ध लड़ रही थी। और मैं चाहूँगा कि इसके बावजूद भी उसने एक परिपक्व, एक अच्छा गीत आप तक पहुंचा दिया हो। जैसे एक एक धागे को बड़ी मुश्किल से बुना जाता है, वैसे गीत को कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। आपने दिल से सुना था, एक बार अपनी तालियों की मोहर उस तक पहुंचा दे तो उसको लगेगा कि अहमदाबाद वालों के पास में वो मन था। मैं कविता पाठ करने नहीं आया हूँ, मैं कवि को बुलाने आया हूँ, क्योंकि उस कवि के बाद में अगर आप मेरे हिस्से में, मेरी किस्मत में बच गए तो मैं भी सुना दूंगा, वरना मैं थोड़ा बहुत बोल लिया हूं, फिर कभी खर्च करूंगा अपने आप को। देखिए एक चीज, एक शमशान का हंसते रहो। अब तक सरकार ने हंसी पे कोई टैक्स नहीं लगाया है। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है, एक कांग्रेसी पहुंच गया, बोले अच्छा यहां भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। ऐसी ऐसी बातें हो जाती। मैं और जानी बैरागी, हमने तो देश की सरहदों पे, कारगिल के मैदान में उन सैनिकों के सामने हमने कविता पाठ किया है। मुझे वो पुराना किस्सा आज याद आ गया जो सुना रहा हूं। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए कैसे बोर्ड सरहदों पे लिखवा रखे हैं। हम देखने गए कि भारतीय सेना के जवान कहां पे, किन सरहदों पे अपनी जान की बाजी न्यौछावर करते हैं। वहां पे भारतीय सेना ने बोर्ड लिखवा रखा था। एक बोर्ड पे लिख रखा था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिखवा दिया है। जानी बैरागी बोले, ये टाइमिंग के बड़े कवि हैं, बोले आजाद भैया देखो नीचे क्या लिख रखा है। मैंने पूरा बोर्ड देखा, मैं वहां पे ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाया, आप भी रोक नहीं पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करें, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। दोस्तों, साथियों, अहमदाबाद वालों, मैं दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं। अपनी तालियों को आकाश तक पहुंचाना। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और दोस्तों, तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें कुछ नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है, अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। तो इस महावीर जयंती के उत्सव पे मैं अपने समय को दान करते हुए, दान करना अगर कोई सीखे तो भामाशाहों से सीखे, दान करना कोई सीखे तो जैन धर्म से सीखे। और इसके बाद में जानी बैरागी जी के बाद में अगर कुछ समय बचा तो मैं भी थोड़ा बहुत अपना पढ़ूंगा, किंतु मैं चाहूंगा कि जो रसोइया होता है वो पहले सबको खाना खिलाता है, उसके बाद खुद खाता है। तो मैं चाहूंगा कि इस मंच के बहुत प्यारे, लाडले, दुलारे कवि जानी बैरागी को मैं आपको सौंप रहा हूं। एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाइए। जानी बैरागी, मध्य प्रदेश राज्योद्धार। जरा एक बार ताली वाली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। मैं बात का भरोसा नहीं है कोई। क्या मतलब है, जो काम करना है पहले ही कर लो। कब से कह रहे हैं समय बहुत कम है, समय कम है, समय कम है। ऐसा कुछ नहीं, समय बहुत है, बहुत समय है। आप आराम से सुनिएगा। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं आपके बीच में मध्य प्रदेश राजा भोज की धरती धार से, यहाँ पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस सरजमी पे मृत्युंजय भगवान श्री महावीर जी के अवतरण दिवस पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस गुजरात की सरजमी पर
राष्ट्रभाषा हिंदी का ये कवि सम्मेलन करवाया। हिंदी भाषा के इस कवि सम्मेलन के लिए इन देश के तमाम हिंदी कवियों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपको ताली नहीं बजाना, आप चाहते तो यहाँ पे कोई लाफ्टर शो या कोई बड़ा प्रोग्राम अलग से कर सकते थे, परंतु आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया, इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। और हालांकि ऐसी नहीं, दूसरे प्रोग्राम में पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं तो ये सामान्य अपना मैनेजमेंट था जो आपने कर दिया। मैं आपके बीच में 10-15 मिनट में भी अपना काम कर लूँगा, इसके बाद में अजात शत्रु जी अपना काम करेंगे। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, ये देश के बहुत बड़े कवि हैं सारे। हमारी आदरणीय अभी कविता पढ़ रही थी, हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी कई देशों में गई हैं, दुबई, अमेरिका, लंदन, जाने कहाँ कहाँ। गौरव शर्मा दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। आप बस घर पे रहना सीख लो, सारी समस्या खत्म हो जाए। इस देश की सारी समस्या यही है कि आदमी घर पे नहीं रह रहा है। हमारे भाई अभी नेताओं को लेकर के बात कर रहे थे, राहुल जी ने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। अब इनको यही पता नहीं कि कई जगह एक तो नेता ही कवि सम्मेलन करवाते हैं और उन्हीं के खिलाफ हम बोल रहे हैं। सड़क खा गए, चारा खा गए, भाई इससे आपको क्या तकलीफ है? कोई 10 करोड़ खा गया, 20 करोड़ खा गया, आप खुद की कैपेसिटी बढ़ाओ ना खाने पीने की। न खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो। भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा है जियो और जीने दो। तो जब जियो और जीने दो तो जिएंगे कैसे? जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक कैसे जिएंगे? इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ये राजा जिंदा, कन्नी मौजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान की 135 करोड़ जन, मैं बहुत, ये सारे बहुत बड़े लोग हैं सब, मैं बहुत, हालांकि इतना छोटा कवि भी नहीं हूं। ये सारे टीवी चैनल वगैरह पे आते रहते हैं, मैं इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए। नहीं, बात ये नहीं, टाइम के अलावा भी बात यह कि जैसे वहां गए चैनल पे, वहां जाने के बाद भी आना तो यही है ना। जब यहीं आना तो फिर इतनी दौड़ धूप करने से क्या मतलब है? जब हमको यहीं आना तो वहां बंबई जाके क्या कर लेंगे चैनल पे? और बंबई वाले कौन सी अच्छी चीज हमें दिखा रहे हैं? हम बैठे, हमारी माता बहनें बैठे, हमारे दादा दादी, हमारे बच्चे बैठे, और वो मुंबई अश्लीलता हमारे घरों तक परोस रहा है, वो नग्नता हमारे घरों तक आ रहा है। उन बॉलीवुड के मूर्ख बेवकूफों को ये पता नहीं है कि दुनिया में अगर नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगे, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? ये वो नग्न, अरे वंश मोर के चक्कर में 135 करोड़ हो गए अपन। क्या मतलब है वंश मोर से? जो एक बार में वो दूसरी बार में है ही नहीं। हम हिंदुस्तान के लोग 135 करोड़ लोग रहते हैं। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जो भी डिसीजन लिया है, पूरी ईमानदारी से डिसीजन लिया मेरे भाई। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना के रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी डॉक्टर थे, अर्थशास्त्री थे, 10 साल तक डॉक्टर रहे, प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल तक उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर हमने एक चाय बेचने वाले को बनाया, उस चाय बेचने वाले ने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही जाएंगे। क्या बात? ये जो चिल्ला चोट कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टांकों में दर्द हो रहा। ये सारी सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी माता बहनें बैठी है, हम संस्कार और संस्कृति की बातें कर रहे हैं। मेरे भाई, इस हिंदुस्तान की जड़ें बहुत गहरी है। 2 कौड़ी का आतंकवाद हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये जो रशिया यूक्रेन ये सारी फोगट की बातें हैं। वो तो रशिया ने जितने बम नहीं फेंके इतने तो इन्होंने फेंक दिए चैनल वालों ने।
क्या ये सारा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी माता बहन है, हमारी शक्ति कहाँ लग रही है? हम गलत जगह अपनी शक्ति लगा रहे हैं। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई आजाद भाई, हिंदुस्तान के अंदर 4.5% जैन रहता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, शायद आपको यहाँ पे पता नहीं होगा। अल्पसंख्यक 135 करोड़ में 4.5% जैन रहता है और 45% इनकम टैक्स अकेला जैन पे करता है हिंदुस्तान के अंदर। हमारी जड़ें कितनी गहरी है मेरे भाई, और ये हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। ये मेरी माता बहन है, हमारा कंपटीशन काई में। ऐश्वर्या राय, हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहावत थी, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना अपने पास में है ही नहीं, जो खजाना है ही नहीं जो बताए, जनाना भारतीय नारियां रैंप पे चल रही साहब। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का दौर चला, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। हमारा कॉन्फिडेंस देखो साहब। वो एक हिंदू, मुसलमान, सरदार और ईसाई चारों को फांसी की सजा हुई। उस जज ने हिंदू से कहा, बोले तेरी अंतिम इच्छा बता। हिंदू ने कहा, बोले रामायण मंगाओ। रामायण मंगाई, उसने हनुमान जी को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तेरी हनुमान जी ने सुन ली, सजा माफ। मुसलमान भाई का नंबर आया, उसने कुरान मंगाई, अल्लाह को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तेरी भी अल्लाह ने सुन ली, सजा माफ। क्रिश्चियन का नंबर आया, उसने बाइबिल मंगाई, ईसा को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तेरी भी सुन ली। आखिरी में सरदार जी का नंबर आया। जज ने कहा, बोले सरदार जी आप आपकी अंतिम इच्छा बताओ। सरदार जी ने कहा, बोले इच्छा बिछाओ, गोली मारो, पहले एक काम करो, इस मशीन का बटन ठीक करवाओ। मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? इसका बटन ठीक करवाओ और इन तीनों को फिर से लगाओ। इस देश में अच्छा करा तो किसने करा? बोले ये तो मैडम ने करा। बुरा करा तो बोले सरदार ने करा। हिंदुस्तान ने 10 साल तक सरदार को बिठा के रखा, और मैं आपसे कह रहा हूं गुजरात के लोगों कि सरदार को ही दिल्ली में बिठाना था 10 साल पहले। ये काम जो 10 साल पहले किया, ये काम सरदार को ही बिठाने का था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लोगों, ये काम आज से 70 वर्ष पहले अगर हम किया होता तो विश्व के नक्शे में हमारा अलग ही खेल होता। शायद देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होता। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, ये मेरी 1 नंबर की कविता यहां से शुरू हो रही है। मेरी 5-7 एक साथ चलेगी, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहां पूरी हो गई। जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक मेरे को मालूम नहीं पड़ता है। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती ऐश्वर्या राय। नई कविता के चक्कर में अपन इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी ये जो कोरोना की बात हुई कि 2 साल तक कोरोना हुआ, कोरोना ने ये कर दिया वो कर दिया, जो भी करा, कोरोना ने 2 वर्ष तक हमारे कई मित्र बंधु चले गए, बहुत नुकसान हुआ। परंतु मेरे भाई जो 500 वर्ष तक टाट के अंदर श्री राम लला बैठे हुए थे, आज उनका भव्य मंदिर बन रहा है इस कोरोना काल में। ये भी एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे भाई, और ये बहुत बड़ा काम है। और ये सारा ये तो सब चलता रहेगा। मैं ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, नेताओं के खिलाफ कविता पढ़ने से क्या मतलब है? ये सड़क खा गए और चारा खा गए, आप खुद खा के बताओ। हमारी कैपेसिटी को हमें खुद को बढ़ाना होगा। ये सारी बातें, अब आप कोई भी यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। बीच बीच में से आप 10-10, 20-20 लोग जा रहे हैं उठ के। यार अरे आप पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हम। बुद्धिजीवी का मतलब समझते हैं ना, जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। इस देश में ऐसे बुद्धिजीवी है। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए उसमें, झुंड के झुंड मर गए। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक एक करके गए। इसलिए उनको पूरा देश पूज रहा है। आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए, आप झुंड के झुंड मत जाइए, आराम से, मेरे कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, आप एक एक करके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बहुत अच्छे। मैं आपके बीच में ये बातें कह रहा था। अब ठीक है यार, ये हो गया, और ये फोकट की बातें हमारे बीच में। एक तो समय पहले से कम है, और संचालक ये समय 5-10 मिनट इसमें चले जाते हैं। आपके बीच में अंकिता सिंह जी बिहार से आई है, अब बिहार से आई है। अब ये वहाँ से लोगों को डाउट पैदा होता है कि ये वहाँ से क्यों आई होगी, ये वहाँ से क्यों आई होगी, आ शू लेवान આવી છે, आ बिहार से शू लेवान આવી છે, अब शू लेवान, आ लिफाफो लेवान આવી છે, लिफाफू लेवाना है भाई। इस चीज में टाइम लगता है अपने को, इसलिए इस पे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है भाई। ये जो जहाँ के रहने वाले थे वहां से आ गए।
तो सारा ये भोगड़ कोई इतना लोड नहीं लेना कौन कहाँ से आ रहा और कौन कहाँ से जा रहा, जो जहाँ से आया है। सबसे बड़ा इस भाई हमारे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा आप अन्यंत्र जगह कहीं झूठ बोलते हैं, आप गलत काम करते हैं, आप पाप करते हैं, तो मंदिरों में जाकर के हम उसका पश्चाताप कर सकते हैं। परंतु मान लो अगर मंदिर में ही हम पाप कर रहे हैं तो फिर पश्चाताप कहाँ करेंगे। तो ये माँ सरस्वती का मंदिर है हमारा, और इसी मंदिर में हम झूठ बोल रहे हैं। मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, मेरे बड़े भाई अजात शत्रु गौरव जी मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं, ये मेरे बहन है, ये मेरे भाई, इस तरह के झूठ मैं नहीं बोलता हूँ। नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं यार, ऐसे कैसे भाई बहन हो गए। मैं बैरागी हूँ, ये कौन है, वो कौन है, ये कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं। मेरे पिताजी कैसे ही रोते फिरते थे, क्या मतलब है यार। कोई किसी के भाई बहन नहीं है। गलती यही तो हो गई, और ये गलती आपके गुजरात से हुई। गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आपस में। गांधी जी ने क्या कहा दीदी, गांधी जी ने यह कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, मतलब जैन जैन का भाई, मारवाड़ी मारवाड़ी का भाई, बैरागी बैरागी का भाई, तो हिंदू हिंदू के भाई और मुसलमान मुसलमान आपस आपस में। वाह वाह, लोग समझ ही नहीं रहे। कोरोना आ गया और ये हो गया, रशिया वशिया, कोई कुछ भी नहीं हुआ। शांति से माहौल बना के रखो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसा अपन समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी होना नहीं है। बच्चे को शांत रख लीजिए, बच्चे को बिल्कुल शांत रखिए भाभी जी। नहीं, मेरे को मालूम है बच्चे को चुप रखना बड़ा कठिन काम है, पर अगर आप चाहें तो बच्चा क्या 2 कौड़ी में इसका बाप चुप हो सकता है। आप ये मैं नहीं सुनाता हूँ, मेरी आदत में नहीं है, पर अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो मेरे बाद में ये सुनाएंगा, इसलिए सुना रहा हूँ, वरना ये मेरी लिस्ट में है ही नहीं ऐसी चीजें। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, कम समय में अगर बड़ी बात कह दी मेरे भाई। हिंदुस्तान किस कगार पे खड़ा है। मैं भारत की माता बहनों के चरणों में कहना चाहता हूं, हमारी अश्लीलता, हम कहां पहुंच गए। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपका माइक सिस्टम है ना, साउंड बहुत अच्छा है ये, बस ये खाली गला खींच रहा है, बाकी ये बहुत अच्छा है, शानदार माइक है। आज से 17 लाख वर्ष पहले जब नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके सत्यनारायण भगवान की कथा का जो विधान बताया था, तो 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत लगी होगी वो यही वाला रहा होगा। बहुत पुराना है, बहुत शानदार माइक है आपका, बहुत बढ़िया है। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बंद कर दे, रिकॉर्डिंग की वजह से गला खींच रहा है। आदरणीय का भी गला खींच रहा था, बड़ी परेशान हो रही, बीमार है। इसके बाद भी आजाद भाई कह रहे थे, हमारे रतन भाई भी कह रहे थे कि मेरे छोटे से निमंत्रण पर देश के तमाम बड़े कवि यहाँ पर आ गए। भाई साहब, आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, जिसने जितना पैसा मांगा इतना दे दिया तो ये आ गए, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप पैसा दे दो, अमिताभ बच्चन आ जाएगा, कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। हमें इस देश के अंदर 2 कौड़ी का आतंकवाद हमको बम से डरा रहा है, हमको बम से डरा रहा है। अभी पुलिस वाले नहीं आए, चलने दो। नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई लोड मत लो। आधे घंटे आप पढ़ेंगे, आधे घंटे भी मैं पढ़ूंगा। ये तो खाली इनको पहले कम कम पढ़ाना था। इस देश के अंदर जो महत्वपूर्ण काम है वो कम लोग मिलके करते हैं। आजाद भाई कह रहे थे, बोले यार अपन कम लोग हैं। मैंने कहा कम लोग ही तो बड़े काम करते हैं। इस देश के अंदर रातों रात नोटबंदी हुई तो कितने लोग थे हमारे ये मोदी जी और हमारे मोटा भाई राजनाथ सिंह, एक आध मैडम वो स्मृति ईरानी टाइप की, बस रातम रात 12 बजे खेल खत्म, चलन बाहर मुद्रा से। महत्वपूर्ण काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, कम लोग भी बड़ा काम कर सकते हैं। तो हम बड़ा काम कर रहे हैं इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पे। धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं।
और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत तक अकबर के आगे टिकी नहीं मेरे भाई। मरे मध्य प्रदेश के मालवा अंचल से, देवास से, जब मुंबई के अंदर 2 पंक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूं, मुझे विदा करना समय को देखते हुए। नहीं वो तो मैं रखूंगा ही चालू, पर ऐसा कहना पड़ता है। बंबई से जब ये आवाज हुई तो हमारे मध्य प्रदेश के पहले संत हुए और वो जैन थे। और मेरा ये नहीं मानना मेरे भाई कि यहाँ ये जैन समाज के लोग अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं इस मंच से कह रहा हूं कि अहमदाबाद नहीं पूरा विश्व जैनमय हो जाए। क्योंकि जो बात जैन भगवान हमारे विद्यासागर जी महाराज साहब ने कही मध्य प्रदेश से, उन्होंने बात कही, मेरी बात को सुने, कि अगर प्यूषण पर्व में 9 दिन तक हिंदुस्तान के तमाम बूचड़ खाने बंद रहना चाहिए, कम से कम 9 दिन तक बूचड़ खाने बंद रहने का जो प्रयास और पहली आवाज उठाई वो श्रद्धेय संत श्री विद्यासागर जी महाराज साहब ने उठाई। मुंबई से ये आवाज हुई, आपकी तालियों में कितना दम है मैं कहना चाहता हूं। जब ये बात हुई तो बंबई से ये कहा उन्होंने, माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि हे महाराज, आप महाराज हैं, आप साधु हैं, साधु रहिए, राजनीति ना करे। जब बंबई से ये आवाज आई तो इस जानी बैरागी ने 2 पंक्ति कही, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं, आपकी आग, आपकी तपस्या, आपका त्याग। आजाद भाई, ये हिंदुस्तान जैन धर्म को इसलिए दुनिया मानती है, हमने कभी प्रसिद्ध आदमी को कभी भी महत्व नहीं दिया। इस देश के अंदर टाटा रहते हैं, यहाँ पे बिरला रहते हैं, अंबानी रहते हैं, सिंघानी रहते हैं, यहाँ विराट कोहली रहते हैं, यहाँ धोनी रहते हैं, अमिताभ बच्चन रहते हैं, यहाँ सचिन रहते हैं, यहाँ तेंदुलकर रहते हैं, यहाँ कपिल रहता है। इस देश ने प्रसिद्ध लोगों को कोई जगह नहीं है इस जैन धर्म में। जैन धर्म में अगर जगह है तो सिद्ध लोगों की जगह है, इसलिए नमो अरिहंताणम सिद्धाणम, जो सिद्ध है उसे हम मानेंगे। वाह, एक सिद्ध ने ये कहा और 2 कौड़ी के लोग ये कह रहे कि आप राजनीति नहीं करें संत। उन बेवकूफों को ये पता नहीं है कि ये नेता, ये अभिनेता, ये क्रिकेटर, ये बिल्डर सब तुम्हारे इशारों से चलते होंगे। उसे पता नहीं कि वो किस संत श्री के लिए बोल गया। एक लाइन आपके दिल में धड़के तो हाथ खड़े करना और मुझे विदा करना कि बंबई के लोगों, ये बंबई के नेता, ये अभिनेता, ये क्रिकेटर, ये बिल्डर, सब तुम्हारे इशारों से चलते होंगे, पर तुम वाकिफ नहीं हो उनकी फकीरी से। उनके कमंडल में सैकड़ों बादशाह पलते होंगे, उनके कमंडल में सैकड़ों बादशाह पलते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय। और आइए मैं आपके बीच में भाई अजात शत्रु जी को एक श्रेष्ठ गीत के लिए बुला रहा हूं, पूरा सदन ताली बजाए। एक बार मैं चाहूंगा कि जानी बैरागी के लिए अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाइए। पीछे से कुछ लोगों ने आवाज लगाई वंस मोर। ये जब पैदा हुए थे तब भी ऐसी आवाजें आ रही थी। इनके पिताजी ने भी प्रयास किए, सफलता उनको भी नहीं मिली, लेकिन जानी एक श्रेष्ठ नाम है, शानदार पारी खेली है, मैन ऑफ द मैच। आइए मैं अगर अब आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुझे सुनने के लिए 2-3 मिनट आपके पास है या नहीं? गांधी तेरी लाठी घायल तो गुजरात बोलता है, कश्मीर की घाटी घायल तो गुजरात बोलता है, भारत की परिपाटी घायल तो गुजरात बोलता है, अक्षरधाम की माटी घायल तो गुजरात बोलता है। सुनी सुनी थी सड़कें सारी, छिपे थे नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। सुनी थी 1 2 1 सुनी थी। क्या बात। जो महिलाएं हैं वो हाथ ऐसे करें और इस हाथ को समझे भाई साहब, और फिर ताली बजाएं। सुनी थी सड़कें सारी, छिपे थे नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। जानिए ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला। अगर आपको लगे कि आज का ये पूरा कवि सम्मेलन सारे कवि आपके समझ में आए हैं तो रतन भाई पाटनी के लिए भी एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए, जिनकी मेहनत की वजह से ये पूरी महफिल आपको यहाँ मिली है। ये वुहान का चाइना आइटम था कोरोना, हमने सोचा चलेगा कितने दिन, लेकिन नकली आइटम भेजने वाले देश ने बीमारी असली भिजवाई।
और उस बीमारी को चेक करने के लिए किट भिजवाने थे वो वापस नकली भिजवा दिए। बहुत अच्छे। ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला, दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला, दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला, गांव शहर गलियों चौराहों दरवाजों पर है ताला। लॉकडाउन में जनता बिचारी, बीमारी ये हत्यारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी। अच्छा, मैंने उस दौरान उस समय में मैंने कुछ ऐसे काम किए जो मैंने जीवन में कभी नहीं किए। गौरव भाई भी बता रहे थे। हाँ। वो काम कौन कौन से थे? अच्छे तुर्रम खा घर में पानी भरते देखे। हाँ। आपने भी किया तो वही था। आप कह नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूं। अच्छे तुर्रम खा घर में पानी भरते देखे, 30 मार खा जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे, बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा। और अगली पंक्ति में मिले आपकी तालियां। बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा, गब्बर सिंह गबरू को भी हमने बर्तन धोते देखा। बहुत अच्छे। टीवी देख रही पत्नी जी प्यारी, रसोई में मुरारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा। आखिरी पंक्ति छोटा सा गीत है, सुनिए। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया। अहमदाबाद में क्या हुआ मेरे समझ में नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा। उदयपुर में जो होता था मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन कईयों के साथ हुआ। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया, जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला। अब मुझे जैन समाज वाली तालियां चाहिए। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला, लाला जी की बॉडी का पूरा भूगोल बजा डाला। बहुत अच्छे। सैनिटाइजर की लाठी सरकारी खींच कर मारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। बहुत अच्छे। कविता खत्म, ताली बजाओ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाँ, ताली बजवाना जरूरी है। ऐसा है, जानी भाई, जानी तो बहुत प्यारा कवि, अखाड़ेबाज पहलवान है, लेकिन जानी बैरागी के इतने धुआंधार कविता पाठ के बाद मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा भी गला बैठ जाए, लेकिन आपकी तालियों ने मुझे ऊर्जा दी है। मैं गुजरात को प्रणाम करता हूँ। इसलिए स्वागत। बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, आए तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा 1-2 मिनट का छोटा सा गीत है, वो सुनाना चाहता हूँ। हाँ। कविता 3 अक्षरों का नाम है। क यानी कल्पना, वी यानी विचार, ता यानी तालमेल। जहां कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाता है, वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी देती है। जैसे कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आप यहां बैठ जाओ 2 मिनट के लिए कवियत्री जी के पास। इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा रतन भाई? एक गीत गुजरात में, चाहे यूपी का, उत्तर प्रदेश का आता है, चाहे मारवाड़ राजस्थान का आता है, वो गुजरात का होके रह जाता है। एक पहला तोहफा मैं आपको सौंप रहा हूं। पहली बार इस ताजा गीत को पढ़ रहा हूं। ये इतना ताजा है कि इसके अंदर से भाप निकल रही है। सुनाता हूं। स्वागत। जब अंग्रेजी फौजों ने भारत माता को रुसवाई दी। अहमदाबाद कैसे गीत को सुनता है? जब अंग्रेजी फौजों ने भारत माता को रुसवाई दी, जब बापू की लाठी में शेरों की हुंकार सुनाई दी, जब वंदे मातरम गा करके अपना सम्मान बचाया है, जब चरखे संग तिरंगे को सबसे पहले फहराया है, जब आजादी ने दस्तक दी हम रात रात भर जागे हैं, इसीलिए हम गुजराती दुनिया में सबसे आगे हैं। इसीलिए कोई भी हाथ खामोश न रहे। इसीलिए हम गुजराती दुनिया में सबसे आगे हैं। किस्से में और कहानी में जब गुजराती आ जाता है, पंक्ति संभालना, जागृत होके बैठो।
किस्से में और कहानी में जब गुजराती आ जाता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी पर छा जाता है। हम दयाबेन का गरबा है, हम ही टप्पू के पापा हैं। हम सीधे जेठालाल बबीता को हमने ही डाबा है। बहुत हम अच्छे। फौलादी हिम्मत वाले रिश्तों में रेशम धागे हैं। इसीलिए एक दो, इसीलिए हम गुजराती दुनिया में सबसे आगे हैं। बहुत चार अच्छे। पंक्तियां और आप मन से सुन रहे हैं, मैं थोड़ी हिम्मत जुटा पा रहा हूं। कच्छ और सौराष्ट्र काठियावाड़ बनी ये माता है। सरदार सरोवर बांध हमारी धड़कन में लहराता है। लोह पुरुष वल्लभ पटेल से स्वाभिमान हमारा है। और इस एक पंक्ति पे मैं देखना चाहता हूं मेरा अहमदाबाद इसे कैसे सुनता है। लोह पुरुष वल्लभ पटेल से स्वाभिमान हमारा है। हमने ही इसरो के द्वारा मंगल पर यान उतारा है। हमने ही इसरो के द्वारा बहुत अच्छे। मंगल पर यान उतारा बहुत है। बढ़िया आजाद भाई। धरती के असली गौरव है, हमसे अमेरिका भागे हैं। इसीलिए 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 हम गुजराती दुनिया में सबसे आगे हैं। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। जानी भाई का एक पास कितनी बड़ी बात है, रतन भाई खुद आए हैं, दाढ़ी इन्होंने बढ़ा ली है। कभी ये आदमी बहुत खूबसूरत हुआ करता था, पर पता नहीं इन दिनों टाइम ही नहीं मिलता इनको, दाढ़ी बढ़ा ली है। मैं इनकी दाढ़ी को प्रणाम करते हुए अब कभी कहाँ कहाँ प्रणाम कर लेता है। मैं चाहूँगा कि जानी के लिए जो आपने कुछ और समापन का वक्त चुना है, तो जानी आए और अपनी एक छोटी सी जो भी वो चाहे, जो उनका मन है, लेकिन इधर भी गौर हो जाए उधर भी गौर हो जाए। अहमदाबाद और यहाँ के प्यारे श्रोता ये चाहते हैं जानी बैरागी वंस मोर हो स्वागत, जाए, स्वागत। वे आए। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार आप तालियां बजा के बताएं कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं। स्वागत बहुत स्वागत बहुत जानी भाई। આજે બહુ બે સારા દિવસ છે. એક તો બાબા સાહેબ આંબેડકરનો એક ઇવેન્ટ હું અટેન્ડ કરીને આવી છું, અને એક મહાવીરજીની જે રથયાત્રા છે એનો ઇવેન્ટ હું અટેન્ડ કરવા આવી છું. તો બંને મતલબ મને મોકા મળી ગયા છે, તો એ બદલ હું રતનજીને થેન્ક યુ સો મચ કહીશ કે એમણે મને ઉધર, ઉધર, ઇન્વાઇટ ઉધર. કરી. उस कोने में वो दाढ़ी वाला आदमी, हैंडसम इंसान. अच्छा, ये इन्होंने मुझे बुलाया पर मुझे पता ही नहीं मुझे किन्होंने बुलाया. કેમ કે હવે એવું થઈ ગયું ને, ફોન ઉપર કહી દે આવી જજો, એટલે આપણે આવી જઈએ, પછી શોધવાના, બહારથી ફોન ના ઉપાડે, સામે જ ઊભા હોય, ક્યાં છો તમે, ક્યાં છો, દેખાતા નથી. અલા ભાઈ સામે જ ઊભી છું. એ તો સારું કે અહીંયા મારા પપ્પા છે. હા ભાઈ, મેં રાખ્યા છે. હું દુનિયાની પહેલી છોકરી હઈશ જેણે પપ્પા રાખ્યા છે. બધું મારા પપ્પા પણ છે, કમ ડ્રાઈવર છે, કમ ફ્રેન્ડ છે, બધું કમ કમ છે. વધારે મારા પપ્પા છે. તો અત્યારે હું જે પણ બોલી રહી છું, જે પણ કરી રહી છું, એ બધું એમણે નથી શીખવાડ્યું. એ જે બોલી રહ્યા હતા, એમણે જે કર્યું ને, એ બધું જ મેં શીખવાડ્યું. તો તમને ગમ્યું તું તો મારા માટે તાલી પાડ દો. થેન્ક યુ સો મચ. તમારો આટલો પ્રેમ મળ્યો, તમારા આટલા આશીર્વાદ મળ્યા, અને આમ ને આમ આશીર્વાદ આપતા રહેજો. આ જે આપણે 2 વર્ષ બધા ગાળ્યા છે કોરોના પીરિયડ્સમાં, અને પછી પાછા મળ્યા છે, તો એટલો આનંદ થઈ રહ્યો છે, એવું લાગે છે કે હું મેળામાં આવી ગઈ છું. અને મારા ફેમિલીના મેમ્બર્સ બધા પેલા કુંભના મેળામાં ખોવાઈ જાય ને, એમ ખોવાઈ ગયા હતા, અને આજે મને મળ્યા છે, એટલી ખુશી મને થઈ રહી છે. તો થેન્ક યુ સો મચ મને અહીંયા બોલાવવા માટે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, गौरव जी कवि. इनकी वजह से मुझे पता है कि ये कवि क्यों बने. घर पे बोलने को नहीं मिलता ना, इसलिए कवि बने ना. हाँ बेटा, तो वेलकम है आपका भी गौरव जी हमारे गुजरात में. गुजरात में आए, कभी तो आइए गुजरात. आ गए ना, अब जाएंगे नहीं. अब हमारे गुजराती है ना,
आने देते हैं, जाने नहीं देते। सबको ही रखना होगा जी। चलिए इसके लिए गुड़िया के लिए एक बार बिटिया के लिए तालियां बजा दीजिए Thank you, आशीर्वाद thank you. वाली, वरना ये वापस आ जाएगी। हाँ हाँ बेटा आ जा। हाँ बेटा, मैं चाहूंगा कि बिना किसी समय को गंवाए हुए, जैसा कि आप सब चाहते थे कि एक बार जानी बैरागी फिर से आपके बीच में आए, चक्र पूरा हो चुका था, आपका मन था, तो मैं चाहूंगा कि उस मन का मन रखने के लिए आकाश भर तालियां बजा दीजिए प्यारे भाई जानी बैरागी के लिए। જી સર, ના ચિંતા નથી કરવાની, આ પર તમારો શું बिगड़वानो तो हमारो भाई, आपका क्या अभी अभी जानी पीछे से धीरे से मुझे कह रहा था यार आजाद इतने में तो इतना ही होता है। नहीं नहीं कोई नहीं, बहुत आपका प्यार और स्नेह है, ऐसा कुछ नहीं, ये तो गुजरात है साहब। अब इन्होंने सबने एक महत्वपूर्ण बात जो आपके बीच में बताई है कि ये गुजरात है। इन कलाकारों को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने इतनी बड़ी बात बता दी कि ये गुजरात है। अगर मान लो ये नहीं कहते कि ये गुजरात है तो अपन तो इसको महाराष्ट्र ही समझ रहे थे अभी तक। कितनी बड़ी बात बताई है इन्होंने, और बहुत बड़ी बड़ी बातें इस मंच से अभी हुई है 3-4 घंटे के अंदर। और रतन भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें आपके दर्शन करने का ये हमें सौभाग्य मिला है, प्राप्त हुआ। गुजरात को लेकर के इतना कुछ नहीं भाई, गुजरात के लिए तो आज से 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे जी की संतान बाबा तुलसी ने 500 वर्ष पहले लिख दिया उन्होंने तो, अमित नाम भट्ट कठिन कराला। 500 साल पहले लिखा रामचरित्र मानस में उन्होंने, सुंदरकांड पढ़ते हैं तो वहां उन्होंने पहले ही लिख दिया गुजरात के लिए कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला। एक अमित नाम का इतना खतरनाक भट्ट पैदा होगा जो भट्टा भट्ट मारेगा और अलग से। अगले का मैनेजमेंट तो देखो कि 2 गुजराती निकले यहाँ गुजरात से, 2 विधायक पे पूरी सरकार बना ले। आप तो वोट कहीं भी दो, सरकार तो हमारी बननी है। ये उनका मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के बारे में आप सब जानते होंगे, रतन भी आप जानते हैं मैनेजमेंट, जानते होंगे। इतना बड़ा कवि सम्मेलन इतने कम पैसे में, ये क्या है? मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट है। ये हिंदुस्तान मैनेजमेंट का देश है। बराक ओबामा ने पिछले दिनों कहा, हालांकि मेरा तो काम नहीं पड़ा बराक ओबामा से, पर इन लोगों का पड़ता रहता है क्योंकि ये आते जाते रहते हैं अमेरिका। मैं अमेरिका वगैरह लंदन कभी नहीं गया, उसका कारण है कि यहाँ पे महत्वपूर्ण लोगों का रहना बहुत जरूरी है, तो मैं जाता नहीं हूँ। तो सामान्य सी बात है। उसने कहा बोले यार हिंदुस्तान के पास में सब कुछ है, मैनेजमेंट नहीं। मैंने कहा बेवकूफ़, तेरे को पता नहीं है कि पूरे विश्व को मैनेजमेंट की परिभाषा ही हिंदुस्तान ने दी है। ये हिंदुस्तान अगर विश्व गुरु है तो सिर्फ इसीलिए गुरु है कि पूरी दुनिया को मैनेजमेंट ही हम सिखाते हैं। आज 14 तारीख के दिन उस महापुरुष का पूर्ण अवतार हुआ इस हिंदुस्तान की धरती पे। 24 तीर्थंकर हुए इस भारत की धरती पे, 10 गुरु हुए इस भारत की धरती पे, 33 करोड़ देवता हुए इस भारत की धरती पे। आपने सुना कि एक भी भगवान स्विट्जरलैंड में हुआ? कि लंदन में, अमेरिका में जितने भगवान हुए सब अपने यही हुए। कई सारे भगवानों के तो नाम भी मालूम नहीं है। झाड़ के नीचे बैठे हैं, बोले ये कौन से बाबा? बोले ये खजूर वाले बाबा, ये बोले ये आम वाले बाबा, ये पीपल वाले बाबा, ये बड़ वाले बाबा। बाबा भी झाड़ के नीचे बैठे हैं। उनको मालूम है कि अपन कम से कम झाड़ के नीचे तो बैठे हैं। अपने बोस रामचंद्र जी तो 500 साल तक तंबू में ही बैठे हुए थे। ये तो हिंदुस्तान है मेरे भाई जो दुनिया को मैनेजमेंट सिखाता है। हम समय को देखते हुए, आप लोग भले कह रहे हैं कि आप पढ़ो आप पढ़ो आप पढ़ो, आप कहाँ पढ़े? आप तो दिल्ली में पढ़ रहा, यहाँ तो बाप पढ़ रहा पूरे देश में। हमें कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है। मतलब ये है मेरे भाई, गर्व इस बात का है कि 100 वर्ष तक जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलामी जिस हिंदुस्तान ने करी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब लंदन की सड़कों पर पहला व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास जब गुजरा तो 7000 लोग वंदे मातरम का जयकारा लगा रहे थे। ये हमारे लिए गर्व की क्षण की बात है। इसी गुजरात के बेटे को अमेरिका ने वीजा देने के लिए मना बोल दिया। जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, पटेल स्टेडियम में हम कुमार भैया और हम लोग कवि सम्मेलन करते थे, मोदी जी को वीजा नहीं दिया। पूरे देश में बोले वीजा नहीं दे रही अमेरिका में। अब वो खुद अमेरिका जीजा मानने के लिए तैयार अगले को।
और गुजरात को कौन नहीं मानेगा भाई, जो कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलने वाले उस उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन, कान्हा, नंद गांव बरसाना में जो रेत सने धूल से घुटनों के बल चलता था, वही कान्हा गुजरात वहां से निकला उत्तर प्रदेश से, और इसी गुजरात में आकर के द्वारकाधीश बना। तो ये गुजरात का प्रतिभा का सम्मान है। छप्पर बुनता खेता शेख, जब भूकंप के थपेड़ों से पूरी अस्त व्यस्त हो गया गुजरात, तो उन्होंने कहा कि छप्पर बुनता कहता यूं शेख, तेरी ताकत को हमने देखा, तू मेरी हिम्मत को देख। अपने हिम्मत के दम पर यह गुजरात खड़ा हुआ है। ये देश जिस दौर से गुजर रहा है, मैं आपके बीच में 2-4 मिनट की बात कह रहा हूं कि मैनेजमेंट, उन बेवकूफ़ों को पता नहीं कि मैनेजमेंट हम ही ने सिखाया। आज भगवान महावीर स्वामी का अवतरण दिवस है। जिन भगवान महावीर स्वामी ने धरती को जिसने बनाया बिछोना, अंबर को जिसने ओढ़ा, बिना तलवार बिना तीर के जिसने पूरी दुनिया को अपने चरणों में झुका दिया, उस दुनिया में आज उसका प्रादुर्भाव, उसका अवतरण दिवस है भगवान महावीर स्वामी का। और आज तारीख बदल गई, आज हनुमान जी का जन्मदिन शुरू हो गया, महावीर जयंती, हनुमान जयंती शुरू हो गई। एक वो जो बिल्कुल नहीं मारता था और पूरी दुनिया में राज किया, और एक वो जो इतना मारता था। दोनों महावीर, एक मारने वाला और एक बिना मारने वाला। अमेरिका को मालूम ही नहीं कि मैनेजमेंट, हमारे हनुमान जी पहले मैनेजमेंट गुरु हुए। बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी, माचिस की तीली से लेके केरोसिन तक सामने वाले का, और पूरी लंका जला के राख कर दी। रामचंद्र जी को अगर लंका जलाना पड़ती तो इतना सारा घासलेट कहां से लाते? ये तो हनुमान जी का मैनेजमेंट था कि कपड़ा, तेल, आइटम, माचिस सब सामने वाले का, और ओनली 10 मिनट में आल गोल्डन टेम्पल साहब पूरी लंका जला के राख कर दी। रावण के सारे सिक्योरिटी गार्ड आंखें सेकते रहे, फायर ब्रिगेड वाले खड़े खड़े देखते रहे। ओनली 10 मिनट में बचपन में पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। बताओ ऐसा चरित्र कहां मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में? और अंजना मैया को थोड़ी सी देर क्या हो गई, पूरा सूर्यदेव निकल गए ब्रेकफास्ट में। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोग। हंसने की बात नहीं है, ताली बजाने की बात नहीं है। आपको घर पे जाकर के सुबह में हनुमान जी को एक एक नारियल चढ़ाना कि हे हनुमान जी, बचपन में जो सूर्य आपने मुंह में ले लिया था वो वापस निकाल दिया। देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। 33 करोड़ देवताओं ने मिलके एक साथ वीआर सॉरी बोला, तब जाके भाई ने मुंह खोला, वापस मुंह में से निकाल दिया। अगर मान लो हनुमान जी अभी तक मुंह में से नहीं निकालते सूर्य को, तो क्या होता? पड़े रहते अंधेरे में। ये कवि सम्मेलन वगैरह सब अंधेरे में होते, मालूम थोड़ी पड़ता। अंधेरे में किसकी गाड़ी में किसकी लाड़ी बैठ के जा रही मालूम पड़ता? गाड़ी किसकी और लाड़ी क्या मालूम, और किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रही है ये थोड़ी मालूम पड़ता। ये तो हनुमान जी महाराज का मामला है कि सबकी लाड़ी अपने साथ है, इसलिए पूरा सदन एक बार ताली वाली बजाई है। जिंदाबाद। हमारी शक्ति सही जगह नहीं लग रही है। बंबई के लोगों ने एक पप्पी, ये इतनी बड़ी गीतकारा बैठी हुई है हमारे बीच में, श्रेष्ठ गीतकार, हिंदुस्तान की गजलकार है रतन भाई। वहां बंबई के उन फिल्म गीतकारों को लाखों रुपए लेते हैं और गीत लिखते हैं, पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। उनको मालूम ही नहीं है कि बिहार तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। वो लाखों रुपए बदले में एक पप्पी, वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना क्या करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित। शायद यह सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान भी तरसा होगा। माता त्रिशिला की गोद में आने के लिए जब भगवान महावीर स्वामी इस धरती पर आने के लिए माता त्रिशिला की गोद में तरसते हैं। एक बार भगवान श्री महावीर स्वामी पूरी सृष्टि पे, पूरी दुनिया पे इसी तरह से सब पे कृपा बनाए रखे, और पूरा सदन एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके इस बात से अवगत कराए कि अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी करेंगे और उसमें टाइम ज्यादा रखेंगे। गजब का वक्त गुजरा, गजब का वक्त गुजरा, दिल का सौदा हो गया आखिर। मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जैन समाज अहमदाबाद को, भगवान श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति को, और जितने समाजों ने मिलकर इस कवि सम्मेलन किया है, रतन भाई पाटनी की उस मेहनत को। और जाते जाते एक बार आप अपनी विदाई की तालियों से अवगत करवा दें कि आपको आज का एक कवि सम्मेलन एक बेहतर कवि सम्मेलन लगा।